हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए आज हम करेंगे अपने यूनिट 10 पेपर 1 का हायर एजुकेशन प्रॉपर रिवाइज करेंगे, पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे जितनी जल्दी हो सका। ठीक है, इससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ उसे जाके ज्वाइन करिए, उस पर रेगुलर में हमारी क्विज होती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर अभी तक आपने यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और जो उसके साथ में बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए आज हायर एजुकेशन आप प्रॉपर रिवाइज करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने इंडिविजुअल वीडियोस भी चैनल पर डाली हैं। तो अगर आपने इंडिविजुअल वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि जो हमने डिटेल में करी हैं ये तो रिवीजन है, तो आप इससे ओवरव्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, और जिसने देखी हैं वो अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मैंने उसका टेलीग्राम पे जो एक प्रॉपर लिंक बना के भेज दिया है, भी हर एक जो टॉपिक है उसका लिंक एक ही उसमें मैसेज में मैंने आपको सेंड कर दिया है वहाँ पर। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना हायर एजुकेशन। देखिए हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने पेपर 1 में। ठीक है, पूरा एक सब्जेक्ट है ये। हर एक बच्चा लगभग, मतलब मैं यूँ कहूँगा कि 90% बच्चे इसे छोड़ के ही जाते हैं इस सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट हो गया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, तो कुछ टॉपिक्स करके जाते हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट के। तो मगर हायर एजुकेशन में ये है कि ये ना बहुत ज़्यादा डीप है, क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड कंसेप्ट है ये। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार करने पे, एक बार अगर आप इसे ढंग से कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको देखो बहुत अच्छे से ट्रिक के थ्रू कराने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर दे के जाना, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। देखो इंस्टीट्यूशन है या क्या है, उन सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया है ना, वो इंडिया 3rd पोजीशन में, पूरे वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पे है एजुकेशन के मामले में। ठीक है, किसके बाद? यूएस के और चाइना के बाद। तो सबसे पहले पे आपका है यूएस और उसके बाद कौन है आपका? चाइना। फिर 3rd पोजीशन पे आता है अपना इंडिया। तो इंडिया हायर एजुकेशन के मामले में 3rd पोजीशन पर है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ठीक है, अब ये है क्या हायर एजुकेशन में? है क्या हायर एजुकेशन बोले तो आप कोई ऐसी एजुकेशन प्राप्त करने जा रहे हैं, आप कोई ऐसी एजुकेशन लेने जा रहे हैं जिसके बाद आप सीखने के बाद अपनी घर गृहस्थी को संभाल सकेंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकेंगे, कुछ अचीव कर सकेंगे, आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकेंगे। वो है आपकी हायर एजुकेशन। ठीक है, तो हायर लर्निंग में, हायर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जो आप पीएचडी कर रहे हैं या फिर आप एमकॉम में हैं या आप एमकॉम कर चुके हैं, बीकॉम में हैं, ये क्या है? ये आपकी हायर एजुकेशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो शुरुआत जब इंडिया में वैदिक काल था तब से लेके, मतलब कहाँ से शुरू हुई हायर एजुकेशन, कहाँ से शुरू हुई और आज क्या है, ये सारा का सारा आज हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड द एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो आपका एंशिएंट इंडिया जो था, मतलब पुराना इंडिया। ठीक है, वो कैसा था, मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं। पहला तो था अपना वैदिक एज, उसके बाद था बुद्धिस्ट एज। बुद्धिस्ट के साथ साथ ना जैनिज्म भी चलता था, मगर जैनिज्म अपने लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं उसके लिए आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा बीच बीच में, मगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस नॉर्मल है कि पैरेलल कौन चलता था। तो वैदिक एज सबसे पहला एज था। ठीक है, वैदिक के बाद कौन सा है आपका? बुद्धिस्ट आया। और बुद्धिस्ट के पैरेलल, जो पैरेलल चलता था वो कौन सा चलता था आपका? जैनिज्म चलता था। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ज़्यादा बन सकता है कि वैदिक के बाद कौन से दो ऐसे एज थे जो इकट्ठे चलते थे, पैरेलल चलते थे? तो दोनों के दोनों ये थे, बुद्धिस्ट भी था और जैनिज्म भी था। ठीक है, चलिए वैदिक एज क्या है? वेदा मीन्स नॉलेज। वेद का मतलब क्या है? नॉलेज। आप कहते हैं ना वेद, अपने पास वेद है, अपने 4 वेद हैं, तो वो चीज़ है। ठीक है, नित्य आर नित्य रूटीन, मतलब जो आप रेगुलर में काम कर रहे हैं वो चीज, नॉलेज एंड आर नित्य रूटीन। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास। 4 टाइप्स के हैं। पहला है आपका ऋग्वेद, फिर है आपका सामवेद, फिर है यजुर्वेद और फिर है अथर्ववेद। अब ऋग्वेद वो वेद है जहाँ पे आप सबसे बड़ा, मतलब इसे सबसे बड़ा वेद कहा जाता है। इसमें 1017 जो है वो हिमेन्स बोले तो भजन थे। ठीक है, उसके बाद सामवेद आया, फिर यजुर्वेद आया, फिर अथर्ववेद आया। अथर्ववेद में से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ के आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता क्वेश्चन है, मतलब आंसर क्या है इसका। तो वहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है हर बार लगभग ये कि मेडिसिन कौन से वेद में आई थी? तो मेडिसिन का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था अथर्ववेद में। ठीक है, चलिए आगे करते हैं।
3 बेसिक स्टेजेस हैं इसमें, 3 बेसिक स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? श्रवण, मनन और निधिध्यासना। ठीक है, सर्वना बोले तो सुनना। ठीक है, सर्वना बोले तो सुनना, सुन के फिर उसके बाद मनन करना। आप अपने आप करते हो ना, किसी की बात सुनते हो, फिर समझते हो, फिर निधिध्यासना कि उस बात को आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसे कहते हैं आप निधिध्यासना। ठीक है, फिर नॉलेज को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है पर विद्या और एक है अपर विद्या। देखो, पर और अपर, बस ये ना हिंदी में कुछ है। अच्छा, हिंदी में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो ए लग जाता है हिंदी में हर वर्ड के पीछे लगभग। ठीक है, हर वर्ड के पीछे ए लग जाता है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना, ये नॉर्मल है। सर्वना है ना, सर्वन। ठीक है, फिर उसमें मनना, मनन करना, मनन, निधिध्यासन। ठीक है, तो ये इस तरह के वर्ड्स हैं। तो क्या है? पर विद्या, अपर विद्या। पर विद्या बोले तो जो आपकी हायर एजुकेशन है, जो आपको भगवान के साथ मिलाने का यहाँ पे नॉलेज मिलता था, वो होती है आपकी पर विद्या। अपर विद्या होती है जो आपको रेगुलर में नॉर्मल रूल सिखाए जाते हैं, कुछ साइंस के रूल्स हैं, कुछ लोअर लेवल की नॉलेज है, वो आती है आपकी अपर विद्या में। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। फिर है प्योर ओरल टीचिंग और चिंतन। अब ये 2 तरह के ना इनके पास टीचिंग मेथड थे वैदिक काल में। कौन कौन से? एक तो प्योर ओरल, सिर्फ और सिर्फ बोल के। देखो, चाहे आपका वैदिक काल हो, चाहे आपका बुद्धिस्ट काल हो, चाहे जैनिज्म हो, सभी में लगभग आपको बोल के ही सिखाया जाता था। ठीक है, वहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता, जैसे कि आज के एरा में होती है। तो आज के एरा में प्रैक्टिकल जो है वो प्रेजेंस है, मगर वैदिक में या बुद्धिस्ट में ऐसा कुछ नहीं था। तो ओरल, या तो उनको प्रॉपर ओरल टीचिंग देते थे, या फिर चिंतन बोले तो सेकंड मेथड ऑफ टीचिंग था ये। चिंतन बोले तो कैसे कैसे आप अपने माइंड को डेवलप कर रहे हैं, मतलब आप किसी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करना कहते हैं ना, उस चीज़ के बारे में सोचना और उसके बाद फिर इंप्लीमेंट करनी वो चीज़ें। तो ये क्या था? मतलब एक सिचुएशन टाइप, यूँ कह सकते हैं आप सिंपल सी लैंग्वेज में कि सिचुएशन टाइप। आपको एक सिचुएशन दे दिया जाता था और उस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल के आपको देना होता था। तो ये 2 तरह की आपके पास टीचिंग मेथड्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मसंग। अब ब्रह्मसंग एक वर्ड है, देखो मैंने यहाँ पे ना पॉइंट्स बनाए हैं, मैंने आपको लाइन्स नहीं बना के दी, तो लाइन्स में कुछ फायदा नहीं। पॉइंट्स जो बनाए, जो पॉइंट्स आएंगे, क्वेश्चन बन सकता है उनमें से, मैंने वो निकाल के यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, तो ब्रह्मसंग क्या है? ब्रह्मसंग एक अपॉर्चुनिटी होती है हर एक स्टूडेंट के लिए, किस चीज़ के लिए? हायर एजुकेशन को लेने के लिए। तो हायर एजुकेशन को लेने के लिए हर स्टूडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है और उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मसंग। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं कि ब्रह्मा से मिलाने के लिए, अब ब्रह्मा कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है, हायर लेवल पे बैठे ना। तो ब्रह्मा से मिलाने के लिए, ब्रह्म के साथ संग करवाने के लिए हमें हायर एजुकेशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, ऐसे। तो उसके बाद क्या कहते हैं? एजुकेशन वुड स्टार्ट। अब वैदिक काल में ना एजुकेशन स्टार्ट होती थी। अब यहाँ से देखो ट्रिक्स शुरू होंगी। अब ट्रिक्स या तो साथ साथ लिख लेना या फिर सुन लेना दोबारा, जब आप देखोगे वीडियो या जब भी आपका मन करे अगर देखने का तो दोबारा देखना और उसके बाद फिर आपको याद हो जाएगी। वैसे तो लिख लेना हल्की सी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको हल्का सा रिवाइज करोगे और याद हो जाएगा। ठीक है, देखो अब एक ना विद्या नाम की लड़की थी, उसने अपनी पढ़ाई का आरंभ किया। ठीक है, विद्या आरंभ। ठीक है, विद्या का आरंभ किया, कब किया? जब वो 5 साल की थी। तो आपका वैदिक काल में कब स्टार्ट होता था? जब कोई भी स्टूडेंट 5 साल का होता था तो वो अपनी विद्या को आरंभ कर सकता था, बोले तो स्टार्ट कर सकता था अपनी एजुकेशन को। ठीक है, और उसमें सिखाया गया जाता था, एक तो अल्फ़ाबेट सिखाए जाते थे और एक सरस्वती माँ की जो है वो वर्शिप, बोले तो पूजा सिखाई जाती थी। ठीक है, और उनकी वहाँ पे एक फॉर्मल सेरेमनी होती थी। ठीक है, अब उस फॉर्मल सेरेमनी का नाम क्या था? उस फॉर्मल सेरेमनी का नाम है उपनयना। ठीक है, उपनयना नाम है, और ये स्टार्ट होती थी जब वो बच्चा 8 साल का हो जाता था। ठीक है, और यहाँ पे लड़कों को कहते थे ब्रह्मचारिण और उसके बाद लड़कियों का अलग से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? नॉर्मल पहले 5 साल में होते हैं विद्यारंभ होता था, विद्या ने अपनी आरंभ करी। ठीक है, 5 साल में, उसके बाद फिर 8 साल की हुई तो उसके बाद फॉर्मल सेरेमनी हुई और फॉर्मल सेरेमनी होने के बाद वो ब्रह्मचारिणी बन गया। ठीक है, फिर कहते हैं देयर इज ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग फॉर वुमेन ऑल्सो बट ओनली म्यूजिक एंड डांसिंग। लड़कियों के लिए सिर्फ और सिर्फ डांसिंग और म्यूजिक का पार्ट था यहाँ पे। ठीक है, उनकी भी उपनयना सेरेमनी होती थी। वो 2 तरह के थे, सद्वोद्वाह और ब्रह्मवादिनी। तो सद्वोद्वाह के बोले तो जिनका ब्याह हो गया। ठीक है, सद्वोद्वाह जिनका ब्याह हो गया, ऐसे कर सकते हैं ना, सद्वोद्वाह, द्वाह, ब्याह मतलब ब्याह हो गया और उसके बाद वो स्टडी करती थी। ठीक है, और ब्रह्मवादिनी जिनकी शादी नहीं होती थी। सुनो ना, कहते हैं ना ब्रह्मचारी, ये तो ब्रह्मचारी है,
ठीक है। तो ब्रह्मचारिण जो है वो था अपना कौन, लड़का, और जो वादिनी थी वो कौन थी, लड़की, मतलब लड़कियों को कहता था ब्रह्मवादिनी। तो वुमेन्स आर ऑल्सो टोल्ड द वेदास एंड वेदगना, तो उनको भी सिखाया जाता था, ठीक है। और वो क्या थे, मेनली तो ह्यूमेंस बोले तो भजन सिखाए जाते थे। वुमेन्स को ऋषिकास कहते थे, वुमेन्स को क्या कहते थे आप, ऋषिकास कहते थे, और वुमेन्स ऋषिकास कहते थे। और वो दो स्कॉलर थे, वो कौन कौन से, एक तो मैतर्गी एंड गैरगी। अब कैसे यहाँ पे याद कर सकते हैं कि वुमेन्स के पास भी ये चीज़ें थी, ठीक है, मतलब उनके साथ भी ये चीज़ उपन्यास सेरेमनी वगैरह होती थी। तो सद्वोद्वाहा ब्याह से याद कर सकते हैं, और ब्रह्मवादिनी नॉर्मल है। अब वुमेन जो थी वो वुमेन भजन गाते गाते रिक्शा पे आती थी, वुमेन भजन गाते गाते रिक्शा पे आती थी, और वो कहती यार मैं तो ना तैरूंगी, मैं तैरेगी, और फिर तैरते तैरते तैरने जाएगी तो फिर गिर जाएगी बेचारी, है ना। तो ये क्या कहता है भी, आप ना एक लड़की ना भजन गाते गाते रिक्शा पे आती है, और वो कहती है मैं तो तैरूंगी, जब तैरने जाती है तो बेचारी गिर जाती है। तो नॉर्मल चीज़, ठीक है। रिक्शा पे आई, कहती मैं तैरूंगी, और फिर गिर गई, बात खत्म, ठीक है ना। बढ़िया ट्रिक है, ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, ठीक है, आप याद करना इस चीज़ को। अब आगे बात करते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन का, ठीक है। बुद्धिस्ट इन्वॉल्व्ड ए मोर लिबरल अप्रोच टूवर्ड्स लर्निंग, बहुत लिबरल अप्रोच थी बुद्धिस्ट में, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे फिर मोन्टेस्ट्रीज और विराज बनाए थे, बोले तो इनके एक मठ टाइप थे जहाँ पे ये सिखाया करते थे, ठीक है। फुल फ्लैश्ड सेंटर, जो बाद में जो जाके ये फुल फ्लैश्ड सेंटर बने एजुकेशन के, जिसमें भिक्षु बोले तो लड़के, भिक्षुनीज बोले तो लड़कियाँ, ठीक है। इनको एक दर्जा दिया जाता था जो एजुकेशन प्राप्त करने आते थे उनको, या फिर कोई भी कॉमन पीपल या फिर फॉरनर। यहाँ भिक्षु और भिक्षुनीज का मतलब है जो मॉन्क्स होते हैं, आपके साधु संत होते हैं, ठीक है, वो हैं। इनको भी चांस दिया जाता था। तो जो बड़ी बड़ी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हुई हैं, पहले नालंदा होगी, तक्षशिला होगी, वो इसी के अंडर डेवलप हुई थी, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ लर्नर टीचर्स वर अपॉइंटेड, तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स अपॉइंट हुए थे। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो बुद्धिस्ट में क्या है, बुद्धिस्ट में भिक्षु भिक्षुनीज वगैरह आया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे 5 साल का था, यहाँ पे जब 8 साल का होता है ना तो उनकी सेरेमनी स्टार्ट होती है, ठीक है। और कैसे, प्रभ राज्य या फिर उसको पबजा भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे याद करेंगे प्रभ एक लड़का है, ठीक है, प्रभ एक लड़का है, प्रभ का राज्याभिषेक हुआ, और जब वो जो राज्याभिषेक हुआ ना, तो उसके पापा को कोई बात बुरी लगी, तो उसके पापा ने पब के बजा दिया, भेंट देनी मारा दो, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रभ राज्य जब कर रहा था, तो जो उसके पापा को उसकी कोई बात बुरी लगी, तो उसके पापा ने 2 मारे उसके घुमा के, ठीक है, तो पब के बजा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, चाइल्ड वुड स्टार्ट हिज एजुकेशन एट द एज ऑफ 8 साल में जो अपना एजुकेशन स्टार्ट करता है, और इनकी सेरेमनी भी होती थी, और उनको क्या कहते थे अपना, मॉन्क कहते थे। जब उसके बाद अब ये करते कैसे थे, अब इन्होंने देखो प्रभ राज्य कर दिया, अब राज्य कर तो दिया, लेकिन ये करता कैसे था, जब उसके बाप ने उसके मार दिया, उसके पापा ने उसके मार दिया, तो क्या कहा, शर्मना, बोल तो शर्मा गया बेचारा, भाई इतने लोगों के सामने शर्मा गया, ठीक है। तो शर्मा के अपनी एजुकेशन का स्टार्ट करता था, और कैसे, पीले कपड़े पहन के, ठीक है, पीले कपड़े पहन के स्टार्ट करता था, और इसे स्टेटस दिया जाता था किस चीज़ का, मोंकुड का और भिक्षु का। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि बुद्धिस्ट में 8 साल में आपका प्रभ राज्य, मतलब कि सीधी सी बात, लड़का है वो क्या कर रहे हैं कि एक पीले कपड़े पहन के शर्मा के अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कर रहा है, बोले तो प्रभ राज्य कर रहे हैं, और प्रभ राज्य करते करते उसके बाप ने उसके बजा दिए, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। और ये एजुकेशन थी वो कौन से लैंग्वेज में सिखाई जाती थी, ठीक है, वो थी पाली लैंग्वेज, ठीक है। मेन सब्जेक्ट कौन से, सूता, विनय और अभिधमा, ठीक है। अब इसको भी कैसे कर सकते हैं कि बेचारा जो ये प्रभ था, ठीक है, इसके पापा ने सूत दिया, बोले तो मारा घुमा के, ठीक है, मारा। तो जो विनय था बेचारा, इसका दोस्त था, ठीक है, विनय, वो भी आके धमक गया, मतलब कि जब उसके मार पट रही थी ना, तो वो भी, विनय भी आके धमक गया, और बेचारे की और डबल बेइज्जती होगी, है ना। कई बार अपने साथ होता है ना, कोई घर वाले डांट रहे हैं और कोई दोस्त आ जाए, तो अपनी डबल अजीब सी फीलिंग्स हो जाती है, यार ये डांट, मतलब उसके सामने तो कम से कम चुप हो जाए, ठीक है डांटते रहते हो, लेकिन उसके सामने तो कम से कम चुप हो, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो सूत दिया बेचारे को, तो विनय भी आगे धमका, जब सूतने लग गए तो उसके विनय भी आगे धमक गया, ठीक है। अब यहाँ क्या कहते हैं, 18 स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, हेतु विद्या, शब्द विद्या एटसेट्रा फॉर एक्वायरिंग कंपेरेटिव नॉलेज, ये बात करते हैं। अब नॉलेज कैसे कैसे, मेमोराइजेशन के थ्रू होती है, भाई आप नॉर्मल मेमोरी के थ्रू आप जो है वो सिखा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर नॉलेज मिलती थी, ठीक है। उसमें क्रिटिकल एनालिसिस, भाई कोई भी सिचुएशन हो जाती थी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो सिखाया करते थे, ठीक है।
फिर उसके बाद है क्रिटिकल इंट्रोसेप्शन। अब वहाँ पे मैंने बता दिया था कि श्रवणा बोले तो सुनना, फिर मनन करना, और उसके बाद निधिध्यासना बोले तो उसको कंसंट्रेटेड कंटेम्पलेशन। देखो यहाँ पे लिसनिंग है, फिर कंटेम्पलेशन है, फिर कंसंट्रेटेड कंटेम्पलेशन बोले तो उस चीज़ को इंप्लीमेंट करना। फिर स्टोरी टेलिंग के थ्रू आज भी सिखाई जाती है, क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू, फिर हैंड ऑन मेथड के थ्रू भाई कोई भी चीज़ सिखाते, प्रैक्टिकल उसका जो है वो एग्जाम्पल करके, या मेडिकल साइंस वगैरह में मेनली यूज़ होता था, ठीक है, या फिर सेमिनार्स के थ्रू, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ टीचर, आचार्य होते, देखो अब यहाँ पे आचार्य के लिए जो आचार्य लेके फ्री में सिखाता था वो आचार्य है, ठीक है, यहाँ पे फीस नहीं लेता था कोई भी। अब ये चरक, चरक बोल तो जो चक्कर खा के पढ़ता है, चक्कर खा के मेनली तो यही पढ़ा है, ठीक है। इसने सारी की सारी बातें बताई है, ह्यूएन ने, ये चाइना का बंदा था और इसने आके ना इंडिया में पढ़ी है, और इसने नालंदा, तुक्षशिला सबके बारे में इसने ही गाई है अपने, ठीक है। तो इस बंदे का नाम पेपर में जरूर आएगा, कोई क्वेश्चन ना आए और इस बंदे का नाम कहीं दिख जाए तो आंख बंद करके टिक कर देना, खत्म, इसके अलावा कोई और बंदा है ही नहीं, ठीक है। फिर है उपाध्याय। अब उपाध्याय कौन होता था? उपाध्याय जो मतलब आपको ना आपकी आजीविका चलाने के लिए, आपको अपनी लाइफ चलाने के लिए जो चीज़ें सिखाता था, ठीक है। गुरु कौन होता था? गुरु जो आपके ना पर्सनल लाइफ है, या फिर जो आप यूँ कह लो कि आपकी जो गृहस्थी है उसको सिखाने के लिए वो आपको मार्गदर्शन देता था, ठीक है। फिर यजुन नास्तिका, ये क्या होता था? ये अलग अलग जो जगह पे जा जाके ना सिखाते थे। मतलब कोई पर्सन है भाई, कोई साधु संत है, जैसे साईं बाबा लगा लो आप कि ये वो साईं बाबा थे, तो वो क्या करते, गाँव में जाते थे कि लोगों को सिखाते थे, वहीं पर बस जाते थे, ठीक है, वहीं बस गए थे। तो वैसे वैसे क्या है, वैसे वैसे लोग होते थे, वो गाँव में जाते थे, सिखाते थे, और सिखाते सिखाते उसी गाँव में बस जाते थे, फिर सिखा के फिर नेक्स्ट गाँव में निकल जाते थे, इस तरह। और ये शिक्षिका, देखो शिक्षिका, तो ये क्या है, ये म्यूजिक वाली टीचर थी स्पेशली, ठीक है, तो ये म्यूजिक वाले टीचर होया करते, शिक्षिका, शिक्षिका करते, शिक्षिका, ठीक है। फिर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ये गुरुकुल्स थे, गुरुकुल्स बोले तो अपने जहाँ पे जाके रेगुलर मतलब रहना भी पड़ता था वहीं पे। फिर परिषद थे, ठीक है, कुछ सम्मेलन थे, विद्यापीठ थे, मठ थे, विराह था, और ब्रह्मापुरी थी। तो ये क्या है, ये कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो अपने बुद्धिस्ट काल में यूज होते थे, ठीक है। उसके बाद बात आती है बुद्धिस्ट में इंस्टीट्यूशन, जो मेन इंस्टीट्यूशन थे। तक्षशिला वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखो मैं ये सजेस्ट करूँगा यहाँ से आप रिवीजन कर लो, लेकिन तक्षशिला और नालंदा वगैरह वो आपको जरूर जाके वहाँ पे देख लेना। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो के अलावा कहीं और कोई और वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। चलो, तो क्या हुआ, 5th सेंचुरी में ये आई थी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड की, ठीक है। और ये ब्राह्मणिकल एजुकेशन पे बेस्ड थी। अब है कहाँ पे? ये पाकिस्तान में। अब फिलहाल में कहाँ है? पाकिस्तान में, रावलपिंडी, ठीक है। ये फेमस किसके लिए? मेडिकल स्टडीज़ के लिए फेमस थी। यहाँ से कौन कौन निकला आपका? ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे मेन है। चाणक्य, पाणिनि, चरक और विष्णु, ठीक है, ये सबसे मेन है। फिर है एडमिशन कब होता था? इधर 16 साल में। अब देखो एडमिशन बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन में जब तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, वैसे कब होता था? 8 साल में। परब राज्य है ना, याद है ना वो। कोई एग्जाम सिस्टम कुछ भी नहीं था। इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया थी, ठीक है। इसको किसने ढूंढा था? प्रिंस छत्तीस ने ढूंढा था। और आर्कियोलॉजिस्ट कौन था? अलेक्जेंडर कुनियन। अब है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी इसलिए मेन हो जाती है, पहली बात तो ये इंडिया में है और सबसे फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ये, ठीक है। ये रहे कहाँ? राजगिरा, अपने बिहार में, ठीक है, जहाँ पे अपना लॉर्ड बुद्धा का जो सरीपुता में जहाँ पे जन्म हुआ था, ठीक है, फेवरेट स्टूडेंट का, ठीक है। और इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू महायान। अब महायान इनके व्हील्स थे, ठीक है, लेसर व्हील, हायर व्हील, महायान, हिनायान, ये तो अपने को उतना डीप में नहीं जाना, बट नॉर्मल याद रखना इसका, ठीक है। ए बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम 427 CE टू 1197, ठीक है। इसमें 10,000 मॉन्क्स जो हैं वो आपको यहाँ पे थे, ठीक है, जिसमें से 1510 तो क्या आपके टीचर्स थे और 85 तो आपके स्टूडेंट्स थे, ठीक है। देखो आगे ना ह्यूएन कब आया था? आपका 7th सेंचुरी में आया था, और इसने 7th सेंचुरी में आके यहाँ पे स्टडी भी ली थी, और उसके बाद उसने पढ़ाया भी था यहाँ पर। कितने साल? 5 साल यहाँ पे आके पढ़ाया भी था, एट द टाइम ऑफ गुप्ताज डायनेस्टी। अब ये पूछ सकते हैं कि आपकी जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो कब जाके इसका बहुत तगड़ा नाम हुआ था? तो वो कब हुआ था? गुप्ता डायनेस्टी में, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी में। तो नालंदा गोविंदा से याद कर सकते हो, नालंदा गोविंदा, ठीक है। तो नालंदा क्या हुआ था, कहाँ पे था? ये आपका गुप्ता डायनेस्टी में हुआ था, नालंदा, गोविंदा गुप्त, ठीक है, नॉर्मली ये आ सकते हो, गोविंदा गुप्त। तो उसका जो दोस्त था ये ह्यूएन, वो पहले 7th सेंचुरी में आगे पढ़ा भी, तो 7th सेंचुरी में आगे पढ़ा, और उसके बाद इसने पढ़ाना भी शुरू किया, कब तक? 5 साल तक, ठीक है। उसके बाद बात आती है वाइस चांसलर। अब यहाँ से ये इस स्लाइड पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वाइस चांसलर को क्या कहता था? शीलभद्र वाइस चांसलर को कहा जाता था, ठीक है। इसके पास नॉलेज होती थी सूत्रास की और शास्त्रास की। शास्त्र और सूत्र, इनकी नॉलेज होती थी द्वारपांडी। अब द्वारपांडी होता था एक
जो अपना वो नहीं होता क्लर्क टाइप, ठीक है, वो होता था द्वारपाल, जो एडमिशन कराने में हेल्प करता था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ह्यूएन अब ये ह्यूएन ने क्या बात करी यहाँ जब ऑब्जर्व किया कि इस यूनिवर्सिटी में ना कोई भी एडमिशन लेना बहुत ईजी नहीं है, ओनली सिर्फ 100 में से सिर्फ 2 कैंडिडेट जो है वो एडमिशन ले सकते थे, ठीक है। मिनिमम ईयर क्या था एडमिशन का 20 साल, ठीक है, इसमें 20 साल है, उसमें कितना था तक्षशिला में 16 साल, ठीक है। फिर क्या है 8 बिग होल्स थे, ठीक है, इसे कहते हैं समाग्रामा, ठीक है, समग्रामा। तो समग्राम, ग्राम का मतलब जो आप यूँ कह लो कि बड़े बड़े ना होल्स, ग्राम देखो कितना बड़ा वर्ड है ग्राम, तो समग्राम बहुत सारे होल्स, ठीक है, वो है, ये वर्ड पूछ सकते हैं। बस इसमें ना छोटे छोटे जो हिंदी के वर्ड्स हैं मेनली प्योर हिंदी के, वही थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट वो याद जब 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। 300 स्टडी चैम्बर्स थे। 3 मेथड्स थे टीचिंग में, कौन कौन से, वर्बल, एक्सप्लेनेटरी मेथड और डिबेट एंड डिस्कशन मेथड। वही 9 स्टोरी लाइब्रेरी थी यहाँ पर, ठीक है। और इनमें इन लाइब्रेरी में ना रतन थे, यूँ कह लो रतन थे, नॉर्मल याद करने के लिए रतन थे। अब रतन वो 3 तरह के कौन कौन से थे, एक तो था आपका रतन सागर, एक था रत्नो देवी, एक तो रत्ना जनक, ठीक है। तो ये 3 डिपार्टमेंट बना रखे थे इस लाइब्रेरी के ना, 3 डिपार्टमेंट थे, 3 डिपार्टमेंट को नाम दिया गया था रतन का, और रतन कौन कौन से थे, रतन सागर, रत्नो देवी, रत्ना जनक। अब जो बख्तियार खिलजी था ना, ये बहुत ज़्यादा दुष्ट प्राणी था, इसने ना सारे की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तबाह करी थी, ठीक है। मतलब चाहे आपकी वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ तबाह हुई हैं ना, जो भी यूनिवर्सिटी तबाह हुई हैं उस टाइम पर, वो सारी की सारी इस बख्तियार खिलजी ने करी थी। इस बंदे को बहुत प्रॉब्लम थी पढ़ाई लिखाई से, ठीक है, ये दुष्ट प्राणी था बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, 1951 में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या है, उन्होंने नव नालंदा महावीरा, नव नालंदा मतलब नालंदा तो था पुराना वाला, लेकिन अब इसको नया कर दिया, नव नालंदा, ठीक है। तो उसकी इसने बात करी कि इसको दोबारा सेटअप करो। फिर 2006 में इसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया। फिर 2010 में इसे क्या किया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया, कहाँ पे, आपको बिहार में, ठीक है। किन की मदद से, जापान, चाइना, थाईलैंड वगैरह वगैरह से। फिर ये फर्स्ट एकेडमिक सेशन इसका 2014 में हुआ, 15 स्टूडेंट जो है वो इसमें पढ़ने आए थे। अब है वल्लभी, इसको आप याद कर सकते हो वल्लभ भाई पटेल से। वल्लभ भाई पटेल कहाँ है आपके, जो मूर्ति बनी है जो कहाँ पे, गुजरात में, तो आपको इसको कर सकते हैं सौराष्ट्र गुजरात में, ठीक है, सिचुएटेड कहाँ पे, सौराष्ट्र गुजरात में। फिर ये ह्यूएन आ गया, ठीक है, ये आईसेंग आ गया। ये आईसेंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ह्यूएन इतना है भाई, उसने क्या फाउंड किया, वल्लभी यूनिवर्सिटी को, वेस्टर्न साइड इंडिया, ग्लोरियस एज नालंदा, ठीक है। अब ग्लोरियस एज नालंदा बोलते उसका राइवल, उसके टक्कर की, ठीक है, तो उसकी टक्कर की बात करता था, राइवल था नालंदा, उसको उसके टक्कर का था, उसको टक्कर दे रहा था। इट वॉज नॉट जस्ट ए सेंटर ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन ही नहीं दिया जाता था, वहाँ पे अर्थशास्त्र भी सिखाई जाती थी, नीति शास्त्र बोले तो लॉ भी सिखाई जाती थी, चिकित्सा शास्त्र सिखाया जाता था, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी सिखाई जाती थी। फिर प्लेस इज आइडेंटिकल विद ओल्ड वाला स्टेट, इसे ओल्ड वाला स्टेट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एंड चैंपियन द कॉज ऑफ हिनायना बुद्धिज्म, ठीक है। तो आपको मैंने बताया वही लेसर व्हील और अपर व्हील का है, लेसर व्हील अपर व्हील अपने को जरूरत नहीं है, बस हाँ यूँ याद रखना थोड़ा सा कि हिनायना जो है वो मेनली इसमें आया करता था, ठीक है। और डिस्ट्रॉयड किया अर्बन इन्वेंशन बोले तो आपका वही बख्तियार खिलजी, दुष्ट प्राणी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, देखो बख्तियार खिलजी, देखो आपके खिलजी सुन के ना वो मूवी याद आ रही होगी, वो मूवी वाला अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। ये कौन है, बख्तियार खिलजी। तो खिलजी तो दोनों ही थे, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी था, ये बख्तियार खिलजी है, तो कंपेयर मतलब उधर से रिलेट मत करना, ठीक है। 2 फेमस यहाँ पे थे, गुणमती और सीतामती। तो दो स्कॉलर्स थे, उनकी मती मारी गई थी, तो क्या थी, एक की तो गुणमती मारी गई और एक की सीता मारी गई, यूँ कर सकते हो, सीता मारी गई, ठीक है। वैसे स्थिर है ये स्थिरामती, ठीक है। तो आप नॉर्मल याद करने के लिए आप कर सकते हो, तो सीतामती और गुणमती, ठीक है। तो दोनों की मती मारी गई, 2 मती मारी गई थी, ठीक है। फेमस था ये इंटरनेशनल ट्रेड पोर्ट के लिए, यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। और 2017 में क्या है, इंडिया गवर्नमेंट ने इसे दोबारा से रिवाइव करने की ट्राई करी गई थी, ठीक है। लेकिन स्टिल कंटिन्यू टिल 12th सेंचुरी आफ्टर डिस्ट्रॉयड द अर्बन इन्वेंशन। तो ये इसकी कंटिन्यू करने थी, मतलब उस टाइम पे, ठीक है, आफ्टर जब इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया तब भी। फिर है उदांतापुरी, द यूनिवर्सिटी हैज़ बीन डेवलप्ड पाला डायनेस्टी, बस इसमें नॉर्मल चीज़ है, थोड़ी थोड़ी याद करना, पाला डायनेस्टी में थी, ठीक है।
और इसको क्या नाम है, जो उदंतपुरी नोट टेर भाई इतनी ज़्यादा फेम नहीं मिला है जितना आप इसको नालंदा और विक्रमशिला को मिला था, ठीक है, बस इतनी सी चीज़। उसके बाद है विक्रमशिला। अब विक्रमशिला थोड़ा सा है एम्परर धर्मपाला डायनेस्टी। अब धर्मपाला के डायनेस्टी के टाइम पे ये थोड़ी सी ज़्यादा फेमस हुई थी, ठीक है, यहाँ उस टाइम पे निकली थी ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल आपको याद करना है तो आप ये कर सकते हो, द यूनिवर्सिटी वाज लेटर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 6 कॉलेज। द सेंट्रल बिल्डिंग, जो आपकी सेंट्रल बिल्डिंग थी उसे क्या कहते थे, विज्ञान भवन कहते थे, ठीक है। और यहाँ पे वही द्वारपाल बोले तो आपका कौन कौन क्लर्क टाइप, ठीक है। तो वो क्या था, मेन अपॉइंटमेंट कराता था आपका मेन गेट में, बोले तो वही एडमिशन कराने के लिए यहाँ पे था वो, ठीक है। फिर आगे भक्तियार खिलजी, इसने फिर विक्रमशिला को भी खत्म किया, ठीक है। ये फिर वही दुष्ट प्राणी, ठीक है। जगदल्ला। अब जगदल्ला क्या था, ये पाल किंग में, ठीक है, राजा राम पाल बंगाल कंस्ट्रक्टेड द ए मोनेस्ट्री एंड नेम्ड इट एज जगदल्ला, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। उस पर इट रिमेंड एज अ सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट एजुकेशन फॉर अबाउट 100 ईयर्स, ठीक है। ये याद कर सकते हो कि तिब्बत लैंग्वेज में यहाँ पे जो है बुक्स को ट्रांसलेट किया गया था। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट वही नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी, ये 4-5 जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है मिथिला। मिथिला भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिथिला बिकेम ए प्रोमिनेंट सीट ऑफ ब्राह्मणिकल एजुकेशन। क्या हुआ, इसको प्रोमिनेंट सीट दिया गया, ठीक है, ब्राह्मणिकल एजुकेशन में। इट कंटिन्यूड विद ए ग्लोरी फ्रॉम राजा जनक। राजा जनक, अब राजा जनक कौन थे अपने, जिसका वो राजा जनक वाला वो याद कर सकते हो रामायण से, ठीक है। तो राजा जनक से याद कर सकते हो मिथिला, ठीक है। मीठे मीठे बेर खिलाया करते शबरी, वो याद कर लेना, ठीक है। राजा जनक को मिथिला, मिथिला बोलते हो मीठे बेर, ऐसे, ठीक है। तो लेटर ऑन दिस प्लेस प्रोवोक्ड डिवोटेड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये भगवानों की बात है वहाँ पे सोच लेना है मिथिला है, ठीक है। फेमस पोइट विद्यापति who had written in Hindi and Jayod a prominent poet of Sanskrit literature was born here। जो prominent एक बहुत ज़्यादा फेमस जो संस्कृत लिटरेचर का ये राइटर था वो यहाँ पे जन्मा था, ठीक है। न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र ये दोनों सिखाए जाते थे यहाँ पे, मतलब लॉ का और वो मारधाड़ वाली जो शास्त्र वाली थे, तर्क शास्त्र, ठीक है, वो यहाँ पे सिखाई जाती थी। फिर जो गणेश उपाध्याय था यहाँ, ये इसने क्या किया था, न्यू लॉजिक वाला जो स्कूल ये ढूंढा था। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट एजुकेशन फॉर द कल्चर। तो एक कल्चर के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट सेंटर बना था। फिर है नादिया, सिचुएटेड कहाँ पे, ये नवद्वीप में सिचुएटेड था, ठीक है। 3 सेंटर थे इसके, कौन कौन से, नवद्वीप, शांतिपुर और गोलापुरा, 3 सेंटर थे। उज्जैन किसके लिए फेमस था, उज्जैन था एस्ट्रोनॉमी के लिए। देखो उज्जैन से पहले क्वेश्चन बना हुआ है और उज्जैन से क्वेश्चन यही बना हुआ है कि किस चीज़ के लिए फेमस है, ये एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस है, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आया था आई थिंक 2017 के आसपास, 17-18 में, ठीक है। तो ये याद कर लेना कि उज्जैन में मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी सिखाई जाती थी, ऐसे याद, मतलब 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी वो तो वैदिक काल चला गया, लेकिन जब ये इवोल्यूशन हुआ तो उस टाइम पे हमारे प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ठीक है। इसका बाद डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये जो आपके पास ये है ना 1813 1817, ये इसकी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बस नॉर्मल बीच में बताता चलूंगा, बस रिवीजन हो जाएगी आपकी, ठीक है। चार्टर एक्ट बोल, देखो सबसे पहला तो याद रह जाएगा आपको, सबसे पहला याद रह जाएगा ना, चार्टर एक्ट 1813। अब चार्टर एक्ट, अब एक बंदा था वो चार्टर लेके आया, ठीक है, चार्टर एक्ट लेके आया। अब एक बंदा एक एक्ट लेके आया, कब लेके आया, 1813 में। फिर वो ना आया कैसे, वो एलिफेंट पे बैठ के आया, एलिफेंट पे बैठ के आया और उसके हाथ में घड़ी थी, तो वो मिनट्स देखते हुए चल रहा था, मैक्यूली मिनट्स देखते हुए चल रहा था। तो जब 35 मिनट हुए ना तो उसने एक थ्योरी बना दी अपनी, कौन सी, इन्फ्लेशन थ्योरी, जहाँ पे वो कहता है कि आप जो इंट्रोड्यूस करो इंग्लिश को, ठीक है, इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और जो इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है कि जो इंडियन है ना वो खून से तो वो इंडियन हो, लेकिन वो इंग्लिश हो, समझ रहे हो। कहता है इट क्रिएट ए क्लास टू इंडियन हु वर इंडियन इन कलर एंड ब्लड। कलर से और ब्लड से तो इंडियन है, बट वो टेस्ट से और एफ्लिक्शन से जो है वो इंग्लिश पर्सन हो, ठीक है, ताकि वो इंग्लिश सिखा सके और इंग्लिश में बोले। तो उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट यहाँ पे किया था। फिर मिनट देखते देखते जब 35 मिनट हो गए तो इसने ये करा, उसको थोड़ी सी और आगे चला ना तो उसके हाथ में हंटर वो था, क्या नाम है, वुड डिस्पैच, मतलब वुड तोड़ता हुआ चल रहा, हाथी बैठा था, तो बावड़ा था ही, हाथी बैठा एक्ट लेके आ रहा था पागल, तो लकड़ियाँ तोड़ता हुआ आ रहा था। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉलिसी रिगार्डिंग हायर एजुकेशन, तो सबसे पहली पॉलिसी जो है वो हायर एजुकेशन की 1854 में लेके आया।
अब वुड तोड़ता आ रहा था, वुड को कैसे याद रख सकते हो, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा। अब देखो मैग्ना क्या होता है, जो उसमें से लावा में से निकलता है, मैग्ना कहते हैं ना उसे, तो वुड को जब जलाते हो तो वो भी तो मैग्ना जैसा बन जाता है, तो मैग्ना कार्टा आप उससे याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज लेके आए थे, मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा में 1857 में। 2 यूनिवर्सिटीज़ और कौन सी, 82 में पंजाब में और 87 में आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लेके आए थे, ठीक है। अब ये वुड तोड़ दी। अब ये वुड तोड़ता किससे था, हंटर से तोड़ता था, हंटर से तोड़ता था। ऑल्सो नोन एज द इंडियन एजुकेशन कमीशन, इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते थे, ठीक है। अब जब हंटर से तोड़ तुड़ा के आया तो जब पहुंचा तो इसने क्या किया, एक एजुकेशन कमीशन बनाया। एजुकेशन कमीशन बनाया किसकी मदद से, एक तो लॉर्ड कर्शन अपॉइंट किया गया था, ठीक है यहाँ पे, और किसके चेयरमैनशिप के अंडर, सर थॉमस रेलिक। ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्शन जो ये यहाँ पे बंदा था वो उसने यह बनाया था। अब ये इस बंदे को याद रखना, लॉर्ड कर्शन ये हाथी में बैठा हुआ बंदा था, बावड़ा था ये, ठीक है। लकड़ियाँ तोड़ता आ रहा था, फिर मैग्ना बनाया, फिर हंटर से तोड़ता तोड़ता ये कमीशन तक आ गया। अब जब कमीशन तक आ गया, इसने सब कुछ इतना कमीशन बनाया तो ऑब्वियस है इवोल्यूशन तो आना ही था आपका, है ना। तो इवोल्यूशन आना था। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो इसने क्या किया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया। तो जब कमीशन बनाया तो कमीशन के बाद इसने कुछ ना कुछ काउंसिल भी तो बनानी थी ना, काउंसिल बनानी थी। तो उसके बाद इसने क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे अपने, उन्होंने यहाँ पे बात करी थी कि भाई हाँ ठीक है तूने कमीशन बना दिया, लेकिन अब काउंसिल बनाने की बात हमारी है, क्योंकि इंडिया में जो है इंडिया का काम हम करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर फॉर टीचिंग ट्रेडिशन कल्चर मोरल्स अलॉन्ग विद मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या है, जो स्वदेशी नेशनलिस्ट, स्वदेशी अपनाने की बात यहाँ पे करी गई थी, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट कैसे किया, ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी इन बंगाल। तो बंगाल में इसने क्या किया, इन्होंने जो है वो इस्टेब्लिश किया था किसको, नेशनल यूनिवर्सिटी को। अब जब इतना सब काम हुआ तो यहाँ पे क्या नाम है, रेजोल्यूशन भी आना था, ठीक है। रेजोल्यूशन आना था। अब रेजोल्यूशन कैसे आया, कहते भी आप ना रेजोल्यूशन तो लेके आएंगे, लेकिन रेजोल्यूशन कैसे लाएंगे, आप ना हर थोड़े थोड़े दूर पे, हर एक किलोमीटर में आप यूनिवर्सिटी लेके आओ, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि एट एवरी किलोमीटर, भाई हर एक किलोमीटर पे आपके पास एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो इन्होंने उस चक्कर में 1917 में, 16 में, 17 में और 18 में बनारस, मैसूर में, पटना में और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब हुआ क्या, 2000, अब जो 1916 में क्या हुआ, 1916 में बनारस का एक लड़का था, मैसूर की एक लड़की थी, दोनों जाके पट गए कहाँ पे, 1917 में, ठीक है, पटना में, और उन्होंने जाके अपनी शादी कर ली कहाँ, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। तो अब क्या हुआ, 1916 में जो है वो दोनों के दोनों मिले, 17 में पटे और 18 में उनकी शादी हो गई और जाके कहने लगे वो हैदराबाद में, ठीक है। अब इसके बाद जो इंडिपेंडेंस है जस्ट पहले, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस जस्ट पहले नहीं कहूँगा, मतलब मेनली ये जो कोलकाता कमीशन है ना, ये याद कर लेना, ये मुँह ज़बानी याद अपने को करनी पड़ेगी विदाउट ट्रिक, या सिर्फ ट्रिक यूँ कर सकते हो। रिजोल्यूशन आया तो रिजोल्यूशन आने के बाद ना इन्होंने एक कोलकाता में जाके इन्होंने कमीशन बनाई, ठीक है। किसकी मदद से, मतलब मदद नहीं ली, लेकिन ये प्रीडिसेसर था कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन अपना जो अपना आज के टाइम पे 2020 की पॉलिसी से पहले जो पॉलिसीज चली हैं उनके लिए प्रीडिसेसर बना हुआ था, ठीक है। तो जब ये इन्होंने कमीशन बनाई ना, तो ये कोलकाता में जाके जब कमीशन बनाई तो ये बड़े सैड से थे, यार इतना कुछ कर लिया हम ना, थक से गए, ठीक है। तो बेचारे सैड हो गए, तो इसे सेटलर कमीशन भी कहा जाता है। तो इसने यहाँ पे रिकमेंड किया कि डिग्री कोर्स ऑफ द 3 इयर्स कोर्स ऑफ डिग्री जो आप आज भी करते हैं, बीकॉम की होगी आपकी, ठीक है, या फिर बीए होगी, तो ये 3 डिग्री कोर्सेज थे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ऑनर्स कोर्सेज फ्रॉम द रेगुलर कोर्सेज, तो सेपरेट किया इन्होंने ऑनर कोर्स को रेगुलर कोर्सेज को, और यहाँ पे फैसिलिटीज़ थी वो ट्रेंड टीचर्स को प्रोवाइड कराएगी। इंक्रीज किया गया ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूट्स थे उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराया गया। और यहाँ पे एक ये कैब, CABE कैब, ठीक है, कैब कह सकते हो इसे ना, इस बेचारे के साथ बहुत मारी हुई। तो ये जो एक इन्होंने सेटअप किया था, इसे ना 1920 में जो है वो एबॉलिश किया गया, फिर 1923 में इसे दोबारा से सेटअप किया गया। अब इसी कहानी पे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब क्या हुआ, हरतोग। अब जब ये सीधी सी बात, जब रिजोल्यूशन आया आपका, जब रिजोल्यूशन आप कुछ नया लेके आया, आपने कोलकाता में जाके कमीशन बनाई और इतना सब कुछ किया, तो ऑब्वियस है हर तरफ जानी थी एजुकेशन। तो उन्होंने कहा कि हम ना हर तरफ जाके एजुकेशन फैलाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, हम ठीक है हर तो कमेटी बनाएंगे। तो इम्प्रूव किया इन्होंने स्टैंडर्ड, ठीक है, और इसे दोबारा से केब को, ये देखो बात करी ना अपन यहाँ पे, 1920 में बेचारे को किया शुरू, फिर 1923 में इसे बंद कर दिया, फिर 1929 में इसे दोबारा शुरू कर दिया, बावड़े हो रहे थे, ठीक है। तो इसे दोबारा शुरू कर दिया केब को, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब सप्रू
अब जब हर तरफ कमेटी ये एजुकेशन फैल ली तो सबसे आगे ना लड़कियां थी। अब लड़की बेचारी पढ़ने जाया करती है, सप्रू नाम की लड़की थी, तो उससे सबसे लड़के आया करते, बेचारे छेड़ते थे इसको, ठीक है, इस बेचारे को छेड़ते थे। तो छेड़ने के चक्कर में जो यूपी में ये हाल यूपी का था, ठीक है, तो ये हाल यूपी में था, उस लड़की को छेड़ते थे, तो उसको छेड़ते छेड़ते बेचारे धक्के से छेड़ने के चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। तो यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को सही करने के लिए या उसको जो है मेजर करने के लिए इन्होंने एक सप्रू कमेटी बनाई थी। कब? 1934 में। फिर जब ये सब कुछ बनाया तो गवर्नमेंट को पता लगा यार अनएम्प्लॉयमेंट ना इसकी वजह से हुई है, लड़के कुछ ज़्यादा ही बदमाश हो रहे हैं, तो उनको क्या लेके आए, एक वुड लेके आए और उस वुड से पीटा उनको पकड़ के, ठीक है। तो अबाउट वुड रिपोर्ट, उस वुड से पीटा और उनको कहा कि जाओ जाके तुम पॉलिटेक्निक में, एग्रीकल्चर स्कूल्स में जो है वो नौकरियां करो, ठीक है, पढ़ लिखो और इन स्कूल में जाके करो ताकि इंडिया का कुछ डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो उनको डांट डूट के भगाया। फिर क्या है, अभी जाकिर हुसैन कमेटी। अब जाकिर हुसैन कमेटी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है। ये ना गांधी की जो फिलोसफी थी उस पर रिलेट करती है, हैंड, हार्ट और हैंड, ठीक है। तो इस पर बात करते हैं। फिर सॉरी यहाँ पे ना हेड हेड, हार्ट और हैंड, ठीक है, यहाँ पे हेड आएगा, हेड, हार्ट और हैंड, ठीक है। ऑल्सो नोन एज वर्धा स्कीम। तो वर्धा स्कीम आया यहाँ पर। तो उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे, ये ना इसमें 3 चीज़ें थी, नई तालीम थी, बुनियादी तालीम थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 चीज़ें इस तरह की आई थी वर्धा स्कीम में, ठीक है, जो जाकिर हुसैन कमेटी था, ठीक है। इसमें वर्धा स्कीम लेके आए थे, किसके बेस पे, फिलोसफी पे बेस थी, गांधी की फिलोसफी पे। रिकमेंडेशन फॉर फ्री ऑफ कंपलसरी एजुकेशन। अब इसने रिकमेंड किया था कि आप जो लड़के या लड़कियाँ हैं 7 से 14 साल के ना, इनको कंपलसरी एजुकेशन जो है वो फ्री में प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, और किसमें, आपकी खुद की मदर टंग में। तो ऑब्वियसली गांधी बात करता तो अपनी मदर टंग की बात करनी थी उसने, ठीक है। फिर क्या हुआ, सरगेंट रिपोर्ट। अब सरगेंट रिपोर्ट क्या हुआ, सरगेंट रिपोर्ट को आप याद कर सकते हैं यूजीसी से। भाई यूजीसी जो सेटअप करी गई कहाँ, सरगेंट में। सरगेंट जब सभी आए, सारे के सारे जो है ज्ञानी लोग आए, सारे के सारे ज्ञानी लोग जब आए तो उन्होंने यूजीसी को सेटअप किया, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, ऑल्सो उन्होंने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट और पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इसे पोस्ट वार क्यों कहते हैं, देखो 1944 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका कब हुआ था, 39 से लेकर 44 to 45, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, पोस्ट वार एजुकेशनल रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी थी उसे भी सेटअप किया गया 1944 में, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब जगह कर दिया। अब क्या बात हुई, अब बात आई पोस्ट की। अब जब जैसी इंडिपेंडेंस हुई, जैसी भारत को आज़ादी मिली, तो सबसे पहले भागी भागी राधा आई। कौन आई, सबसे पहले भागी भागी राधा आई। तो राधा के पीछे पीछे कौन आए, मुरली जी आए, बोलता भाई कृष्ण जी आए, ठीक है। राधा के पीछे पीछे मुरली आए। अब जब मुरली आए तो उसके बाद राधा क्या है, शर्मा गई, ठीक है, मजा आया। तो राधा भागी भागी 1948 और 49, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अब यहाँ पे एजुकेशन कमीशन की बात करी गई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप ऑफ यूजीसी को आपने सेटअप कर दिया था कब, 1944 में, पोस्ट वार में, याद है ना। यहाँ पे एनकरेज किया गया वुमेन्स की एजुकेशन को भी, क्योंकि वुमेन्स की एजुकेशन को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। तो राधा आई थी तो फिर ऑब्वियस है कि औरतों की बात भी करेगी, तो इसने क्या है, वुमेन्स की एजुकेशन पे भी बात करी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी रीजनल लैंग्वेज। तो इसने रीजनल लैंग्वेज, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि आप आज भी देखते हो कि पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज चलती है, हरियाणा में हरियाणवी लैंग्वेज चलती है, गुजरात में जाओगे तो वो गुजराती लैंग्वेज जो है वो उसमें सिखाएंगे, कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज। इस तरह की जो है लैंग्वेज है अलग अलग, उसी लैंग्वेज में आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो ये बात करी गई थी। फिर सेकंड वही मुरलीधर आया। तो ये क्या, डॉक्टर लक्ष्य स्वामी मुरलीधर, ठीक है। तो इनका ये पूरा प्रॉपर नाम था। इनके अंडर में जो है, इनके चेयरमैनशिप के अंडर में ये कमेटी बनाई गई थी, नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं आप, ठीक है। और इसने क्या रिकमेंड किया था कि 3 इयर्स की सेकेंडरी और 4 ईयर की हायर सेकेंडरी सिस्टम को आप लेके आओ, ठीक है। अब फिर वो शर्मा गई बेचारी राधा, जब मुरली आया तो जब शर्मा गई तो इसने क्या किया, नोन एज मतलब इसको क्या कहते हैं, कमेटी ऑन द हायर एजुकेशन ऑफ रूरल एरिया। अब शर्मा गई तो शर्माने के बाद इसने कहा कि अब देखो, या तो इसको शर्माने से याद कर सकते हो या फिर माली से याद कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, माली से याद कर सकते हो, ठीक है। KL श्रीमाली, ठीक है, श्रीमाली, ठीक है। अब श्रीमाली
मान लिया आपको कहाँ मिलेंगे, मेनली रूरल सेक्टर्स में मिलेंगे, ठीक है। तो ये रूरल सेक्टर्स ऐसे याद कर सकते हो। फिर श्रीमती दुर्गाबाई, अब दुर्गाबाई देशमुख बोले तो ये दुर्गा कौन, औरत होती है, तो इसने क्या कहा, वुमेन्स पे जो है वो वुमेन की एजुकेशन पे इसने कमेटी बनाने को कहा, ठीक है। फिर एक केजी सेजन कमेटी इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसका थर्ड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक इसमें से क्वेश्चन बनेगा और एक 2020 में से। जो देखो 2020 की पॉलिसी मैं इस वीडियो में नहीं करवाऊंगा, वो मुझे लगा कि डिटेल में करवानी चाहिए, तो मैंने इसमें ऐड भी नहीं करी। वो इसके बाद में प्रॉपर आपको डिटेल में वो करवा दूंगा, क्योंकि उसमें से इस बार क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि 2020 में अभी जस्ट आई एक वो पॉलिसी, तो उसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो कोठारी कमीशन ये वाली जो आज के टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब 2020 तक थी, जो 2020 तक प्रेजेंट थी, हालांकि आज भी है। पॉलिसी तो 2020 में आ गई, लेकिन वो इंप्लीमेंट होते होते अभी 2024-25 हो जाएंगे। और जिस हिसाब से अभी ये सब कोरोना चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता 25 तक हो भी पाएगी, तो भी इसको बहुत टाइम लगने वाला है। तो प्रेजेंट आज भी है कोठारी कमीशन, लेकिन हाँ पॉलिसी नहीं आ चुकी है, ठीक है। तो आई कब, ये 64 में आई, 1964 में। इसमें क्या कहा, 6%। इसने कहा कि आप जो भी आपका प्रॉपर मतलब नेशनल इनकम है ना, जो आपकी पूरी की पूरी देश की इनकम है, उसका 6% आप है वो एजुकेशन पे खर्च करिए, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े देश हैं, तो उनमें कुछ देश तो 12% भी अपने जीडीपी का या अपने नेशनल इनकम का जो है वो खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये 10+2+3 वाला पैटर्न है। बोलो तो 10th क्लास, फिर 12th क्लास, फिर 3 बोले तो आपका ग्रेजुएशन। तो ये वाला पैटर्न जो था वो आपका किसने दिया, कोठारी कमीशन ने दिया। अब कोठारी कमीशन का मैंने आपको एक प्रीडिसेसर बताया था, कौन था वो, कोलकाता कमीशन, याद है, या सैड दत्ता था, ठीक है। कोलकाता में आया, वो सब कुछ काम करके बेचारा सैड हो गया, ठीक है, वो चीज़ है। अब यहाँ पे क्या क्या बात हुई, यहाँ पे वही लैंग्वेज की बात हुई, ठीक है, हल्का फुल्का पढ़ लेना है। कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई, फ्रीडम फॉर टीचर्स, यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेजेस की यहाँ पे बात करी गई, ठीक है। इक्वल एक्सेस दिया की बात करी गई, आप हर एक बच्चे को इक्वल एक्सेस दो, बच्चे वो गाँव में हो चाहे वो शहर में हो, हर एक को एक्सेस मिलना चाहिए आपको एजुकेशन का, ठीक है। फिर क्या बात करी, फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज के बेस पे जो है अपन वो सीट्स को फिक्स करो। फिर क्या कहते हैं, प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन की यहाँ पे बात करी गई। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की यहाँ पे बात करी गई। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात यहाँ पे करी। फिर है फोर्थ आपका संपूर्णानंद कमेटी, इसको कहते हैं इमोशनल। अब देखो संपूर्ण बेचारा इमोशन से संपूर्णानंद इमोशन से संपूर्ण, तो इमोशनल इंटीग्रेशन के बारे में इसने बात करी, ठीक है। इसने कहा कि इसने रिकमेंड किया कि आप स्कूलों में जो है वो नेशनल एंथम को गवाएं, ठीक है। स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह का यहाँ पे बात करेंगे। देखो स्कूल यूनिफॉर्म इसलिए पहनाई जाती है कि हर एक बच्चा इक्वल दिखे वहाँ पे, किसी को ये रियलाइज़ ना हो कि यार ये तो मेरे से अमीर है या कहीं ये बहुत ज़्यादा गरीब है, तो हर एक बंदा इक्वल लगे, इसलिए स्कूल यूनिफॉर्म का वहाँ पे जो है आज के टाइम पे भी और वहाँ पे भी जो रिकमेंड करी गई वो इसी बेस पे करी गई थी। अब दो बात आती है NPE, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये बेस्ड थी कोठारी पे। अब NPE पे नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि आई कब, इसकी डेट पूछते हैं, ठीक है। तो आई कब, एक तो आई है 68 में, ठीक है, और दूसरी है 86 में। दो नेशनल पॉलिसी आई हैं, वैसे तो 3 आ गई है, तीसरी कब आपकी 2020 में, ये याद रह जाएगा। लेकिन उससे पहले की जो 2 हैं वो कब आई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 68 में, और एक आई आपकी 86 में, ये रही नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86, बस उल्टा कर देना 68 और 86, ठीक है। फिर इंप्रूव किया इसने स्टेज एंड गेव मच ग्रेटर अटेंशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इसने यहाँ पे बात करी गई। फिर नाग चौधरी, तो ये क्या हुआ, अब इसने क्या कहा कि अब चलो ठीक है, हमने तो सब कुछ काम कर दिया, अब ये क्या है, नाग पंचमी सी मनाने चले गए, ठीक है। तो रिव्यू किया कमेटी को किसको, नेशनल काउंसिल NCERT। अब NCERT हमारे लिए एक तरीके से नाग ही था वो बेचारा, ठीक है। हम सभी के सभी उसी को पढ़ते थे, 10th तक हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि बच्चों ने मैथ की NCERT पढ़ा करते थे +1 +2 में भी, ठीक है। तो NCERT पढ़ने का हमारे यहाँ रिवाज है बहुत तगड़ा, ठीक है। तो नाग हमारे लिए वो नाग था, ठीक है, हमारे लिए नाग था, वो बहुत बड़ा था, तो हम क्या नाग उसको नाग से रिलेट कर सकते हो आप। NCERT यहाँ पे बात करी गई। फिर श्रीमती मीना स्वामीनाथन कमेटी, तो इसने वही बात करी कि स्टडी ग्रुप ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड, जो प्री स्कूल चाइल्ड है, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी। अब तो जहाँ पे ये श्रीमती मीना, जहाँ पे ये औरतें आ जाएंगी ना, वहाँ पे या तो औरत की बात है या फिर छोटे छोटे बच्चों की बात करी गई है, ठीक है। फिर है ये
नॉर्मल सी कमेटियाँ, इनमें कुछ खास नहीं है। फिर पीडी शुक्ला कमेटी, इसने भी वही बात करी, स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। पीडी शुक्ला, ठीक है। शुक्ला जी हमारे जो है वो पीटी टीचर थे, पीटी टीचर, डी को टी कर लेना, ठीक है। वैसे तो पीडी शुक्ला है, ठीक है, लेकिन इसे टी कर लेना। तो शुक्ला जी पीटी कराते थे, पीटी करा के हर एक बच्चे का जो है वो स्ट्रक्चर सही कर देते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर सही कर देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद एजुकेशन सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट ना एक ऐसी लिस्ट होती है हमारे ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना 3 तरह की लिस्ट है आपकी, स्टेट लिस्ट, उसके बाद आपकी जो है नेशनल लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट। तो उस कंकरेंट लिस्ट में ना दोनों को इक्वल राइट दिया गया है, किसको, स्टेट को भी और सेंटर को भी। सेंटर देखो 3 होती है, कौन कौन सी, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट। तो सेंटर में सेंटर गवर्नमेंट को जो है वो राइट है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट्स को राइट है कि वो कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो इन्होंने अमेंडमेंट करी, एंट्री नंबर 25 करी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी इन्होंने। द सेंटर वाज आल्सो गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद द स्टेट ऑफ ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी गई, ठीक है। फिर ये ईश्वर भाई पटेल, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है अपने चट्टोपाध्याय जी की, ठीक है, डीपी चट्टोपाध्याय। अब डीपी चट्टोपाध्याय, मैंने मतलब इसको याद किया कि जो चट्टोपाध्याय थे वो फर्स्ट ग्रेजुएट, जो हमारे पास बंदे थे वो फर्स्ट ग्रेजुएट थे, वो अपने कौन थे, चट्टोपाध्याय जी, ठीक है। तो स्किल रिलेटेड टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले अगर वो ग्रेजुएट हुए तो ऑब्वियस है मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, तो ऐसे से याद कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने बता दिया, सेकंड जो आपकी एनपीई जो आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, वो 86 में आई है। फिर रामामूर्ति कमेटी वगैरह, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 86 में जो आपकी आई है ना ये वाली, इसके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी बातें करी गई थी यहाँ पे। तो रेगुलेट द एडमिशन प्रोसीजर के बारे में यहाँ बात करी गई, मॉडिफाई करना भाई फोकस किया गया, मॉडिफाई करोगे आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक है। फिर आपका जो यशपाल कमेटी आई, यशपाल कमेटी ने क्या किया कि यहाँ पे फिजिबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी कमेटी। अब ये नेशनल एडवाइजरी कमेटी को यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड किया कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो। फिर है प्रोफेसर टकवाले। अभी टकवाले देखो, टकवाले, टकला बंदा था ये, ठीक है, टकला बंदा था। टकला बंदा, अब टकला होगा तो ऑब्वियसली इसने बहुत सारी डिग्रीज कर रखी होंगी, ठीक है। तो ये टकले बंदे ने बीएड की जो है वो बात करी, किसकी बात करी, बीएड की। यूजीसी कमेटी ऑन द बीएड थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस फॉर इन सर्विस टीचर्स। तो इसने टकले बंदे ने बीएड की बात करी। फिर ये अंबानी उम्बानी की बात थी, इन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फ्री में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो तो उसमें इन्होंने बात करी। फिर सैम पित्रोदा। अभी सैम पित्रोदा, ये सैम पित्रोदा, वो अंग्रेजों वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो सैम पित्रोदा इन्होंने क्या किया, ये ना रिपोर्ट सबमिट करी गई 2009 में, ठीक है। 2007 में तो आई, लेकिन 2009 में ये रिपोर्ट सबमिट करी गई, और इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल, वहाँ पे 7 से 14 साल थे, आप याद हो तो, उनको फ्री एजुकेशन की बात करी। बट सैम पित्रोदा बेचारा ये मतलब बाहर का था, तो बाहर वाली चीज़ें जो अच्छी हैं, क्योंकि इंडिया में ना, इंडिया की जो भी चीज़ें हैं वो ब्रिटिश सिस्टम है ना उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो बेचारा ये आया, कहता यार तुम गलत कर रहे हो, 6 से 14 साल वाले बच्चे, क्योंकि 6 से 14 साल वाले बच्चे उनको अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं 1 साल और फालतू प्रोवाइड करूँ ना, वो बात आई। फिर नेशनल नॉलेज कमीशन यहाँ पे, फिर क्वालिटी एजुकेशन की बात करी, क्वालिटी एजुकेशन की बात करी इसने यहाँ पर, ठीक है। फॉरेन यूनिवर्सिटी, अब ये सैम पित्रोदा तो फॉरेनर लग रहा है ना, सैम एंट्रीज ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आई, ठीक है। फिर यहाँ पे टीचर्स को जो है वो आईसीटी के बारे में अवेयर किया गया बोलते उनको बताया गया कि आईसीटी नाम की भी कोई चीज़ है भाई, टीचर्स आप इसके थ्रू भी पढ़ाना शुरू करो, ठीक है। फिर यशपाल कमेटी दोबारा आ गई 2009 में, इसने फिर एडवाइस किया रिनोवेशन एंड रिजनरेशन ऑफ द हायर एजुकेशन को, ठीक है। इसमें ये जो डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए नेशनल एजुकेशनल ट्रिब्यूनल बनाया गया। ट्रिब्यूनल बोले तो आपका कोर्ट होता है, नेशनल एजुकेशन ट्रिब्यूनल बनाया गया यशपाल कमेटी। अब यशपाल यूँ लगा लो, यशपाल शर्मा जी अपने, ठीक है। तो यशपाल शर्मा क्या है, डिस्प्यूट्स को सेट ऑफ कराते थे, ठीक है। फिर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री, फिर 2009 में वही लेके आए, कैसे, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 6 से 14 साल के लिए, ठीक है। अब ये लाया कौन था, अभी बताया मैंने, कब, कौन, वो सैम पित्रोदा, ठीक है। फिर टंडन। अब टंडन बोले तो ये टंडन मतलब इसका एक टकला तो वो था, कौन टकला था, टकवाले कमेटी जिसने बीएड की बात करी थी, ठीक है। मतलब देखो पर्सनल मत लेके जाना, बट ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स के थ्रू अपन याद कर सकते हैं, तो किसी को मतलब पर्सनल मत लेके जाना, ठीक है। फिर बात करते हैं टंडन। अब टंडन तो टन इसके होया करती माथे पे, तो ठीक है। तो इसने क्या किया यार, इसका माथा ठनका और उसने कहा यार जो एबॉलिश करो, ये खत्म करो, जो भी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है ना, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का किस्सा खत्म करो। इसमें तो इसने 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी को बंद किया, ठीक है। और यहाँ पे इसने फी स्ट्रक्चर की बात करी गई। फिर ये अनिल कडोडकर कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है।
कडोडकर आ गया तो आप आईआईटी से इसको रिलेट कर सकते हैं, कडोडकर आईआईटी, कडोडकर आईआईटी, 4-5 पढ़ो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नॉर्मल पूछेगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो आईआईटी से रिलेट करते हैं। फिर केबी पवार कमेटी, 4 पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, यहाँ पे लेके आया 4 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फिर नारायण मूर्ति कमेटी आई थी, फिर ये सुब्रमण्यम कमेटी आई, ठीक है, जहाँ पे इसने ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस की यहाँ पे बात करी, इस्टेब्लिशमेंट करवाने की बात करी, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा कि नैक और एनबीए, ठीक है, नैक और एनबीए जो एक्रेडिटेशन बोर्ड है उनको बनाया, तो नैक और एनबीए पर आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है नरेंद्र कमेटी, फिर ड्राफ्ट कमेटी आई थी, ठीक है, इसमें बात करी गई थी इन्होंने, अभी जो 2020 से पहले वाली जो 2017 से 2019 के बीच में कमेटी है वो थी, तो इसमें क्या कहा, फोकस किया गया कहाँ से वोकेशनल कोर्सेज का 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेज जो भी आपके ये हस्तकला वाले जो होते हैं, मतलब हाथों से बुनाई कढ़ाई वाली, ठीक है, तो ये NEHRA की जो यहाँ पे इसको सेटअप किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर पाली पियर्सन एंड प्राकृतिक, ये प्राकृतिक पाली और पियर्सन जो है ये आपकी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो अडल्ट एजुकेशन पे भी यहाँ पे फोकस किया गया, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये सारे के सारे आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज़ हैं। तो 2020 की पॉलिसी भी आई है, वो मैंने यहाँ ऐड नहीं करी, लेकिन मैं उसके लिए अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे रिवीजन कराने का फ़ायदा नहीं उसका, वहाँ पे पहले उसको अच्छे से कर लें उसको, ठीक है, तो उसके बाद फिर रिवीजन करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात आती है ऑर्थोडॉक्स बोलते पुराने लेवल की, यहाँ पे जहाँ पे ओरली अपने को सिखाई जाती थी वही सर्वना, मनना और निध्यासना, वैदिक काल में अपने बात कर ली, खत्म। कन्वेंशनल बोले तो आज के टाइम पे, ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली पैसिव लर्निंग वेयर द चाइल्ड लिसन टू टीचर्स एंड फॉलो डायरेक्शन फ्रॉम द टीचर्स हु सेट अप द पेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे क्या है, बात करेगी पैसिव लर्निंग की। स्टूडेंट्स प्रोवाइड नॉलेज विद स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कैसे कराई जाती है, नॉलेज के स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेस पर, ठीक है। कोर कंपिटेंस है एग्जाम्पल, फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स की इन पे यहाँ पे बेस पे बात करेगी। मास्टर डिफाइंड स्किल्स एंड डेवलप सोशली, ठीक है। कंट्रोल एंड असेसमेंट बाय टीचर्स, कंट्रोल और असेसमेंट किसके थ्रू किया जाएगा, टीचर्स के थ्रू। ग्रुप, इंडिविजुअल और होल क्लास, यहाँ पे ये बात करेंगे, ठीक है। अब नॉन कन्वेंशनल कौन सी होती है, नॉन कन्वेंशनल अपनी आती है जो फ्रीली मूव कर सके, ठीक है। चूजिंग हर ओन वर्क एंड पीस एट विच इट बीइंग डन, ठीक है। टीचर इफ़ एनी मे जस्ट ए फैसिलिटेटर, यहाँ पे क्या है, टीचर जो है जस्ट फैसिलिटेटर होता है। जैसे अभी नॉन कन्वेंशनल में ये आ गया कि आप इसका यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप्स का यूज़ कर रहे हो, या आप इंटरनेट के थ्रू आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो आपके नॉन कन्वेंशनल में आ सकती हैं, ठीक है। फिर टीम वर्क एंड कलेक्टिव वे ऑफ ट्रेनिंग, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ असेसमेंट की बात यहाँ पे आती है, क्योंकि आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो ना, अपने आप घर बैठ के पढ़ रहे हो वो चीज़ें। फॉर्मल एंड डिस्टेंस, फॉर्मल आप क्लासरूम में जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन में बात आती है घर पे जो बैठ के आप पढ़ते हो वो वाली चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं, फेस टू फेस जो फॉर्मल आपकी लर्निंग है या फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। उसके फिर यहाँ पे बात करती है फॉर्मल सिस्टम इन्वॉल्व 14 से 16 ईयर्स के जो स्कूलिंग है, प्री नर्सरी टू 12th तक का, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है एमफिल PhD वगैरह की। तो यहाँ तक जो भी सारी है वो फॉर्मल है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चल रही है। डिस्टेंस एजुकेशन आप कभी भी कोई भी उठा लो, ठीक है। तो ओपन एजुकेशन होती है, आप कभी भी मन करे आप MBA कर लो किसी भी, जिस तरह के आज के टाइम पे बहुत सारे ऐप्स आए हुए हैं, या कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आप एजुकेशन मतलब एडमिशन ले लो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू, और आप वहाँ पे कर सकते हो। जैसे ये हाउस वाइफ्स वगैरह ये यहाँ पे बहुत सारे करते हैं जो रेगुलर में काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो वो अपनी डिग्रीज़ को बढ़ाने के लिए जिनको पढ़ने का शौक है तो वो करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है स्ट्रक्चर की। अभी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर मैंने एक प्रॉपर डायग्राम बना दिया, तो यहीं से देख लो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये क्या है, ये दोनों पॉलिसी बनाती हैं, ठीक है। अब रेगुलेशन में UGC, AICTE, CSIR, ICAR, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्रेडिटेशन में NAC, NBA और AB जो है वो अभी 2000 जो आपका 20 वाला एग्जाम हुआ उसमें है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है किसके अंडर, ये UGC वगैरह के अंडर जो है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो है पॉलिसी बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर। जैसे कि आपका CBSE हो गया, सॉरी मतलब सेंटर की एजुकेशन होगी, ठीक है। तो वो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो क्या है इसमें आ जाएगी, ठीक है। सॉरी इसमें CBSE आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर होता है ना, क्योंकि हर एक के लिए कॉमन पेपर आता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा होगा, आपके HSC हो गया, CBSE यहाँ से काट देना, ठीक है। HVSC हो गया, या फिर आपका क्या नाम है UP बोर्ड हो गया, ठीक है, या फिर राजस्थान बोर्ड हो गया। तो वो क्या है, वो आपकी
एडवाइजरी बॉडी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी अपनी इनको राइट्स हैं वो पॉलिसी बनाती हैं अपने एजुकेशन के लिए, ठीक है। फिर है एक्रेडिटेशन। अब जो नैक है ना, वो नैक देखो, ये मैं थोड़ा डिटेल में रहता हूँ। नैक को स्टैब्लिश किया गया 1994 में बाय द यूजीसी के थ्रू, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, ठीक है। और इसे ये स्टैब्लिश किया गया रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन के बाद, 1986 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। वो याद है, पहले 68 में फिर सेकंड वाली 86 में, ठीक है। वो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ना नैक जो होता है वो यूनिवर्सिटीज़ को ना रैंक देता है, यूनिवर्सिटीज़ में कैसा कैसा काम चल रहा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी पढ़ाई कैसी है, वो वहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हैं या नहीं, वो सब कुछ देख दुख के वो ना क्या करते हैं, वो क्या नाम है, वहाँ पे राउंड लगाते हैं और वहाँ पे देख दुख के उनको ग्रेड्स देते हैं। तो ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, ABCD इस तरह के कुछ ग्रेड्स होते हैं। तो आपने देखा भी होगा यूनिवर्सिटीज़ में कि हाँ भाई हमारी यूनिवर्सिटी में ये वाला ग्रेड है, नैक को ये ग्रेड मिल रखा है, नैक के थ्रू ये ग्रेड मिल सकता है इस यूनिवर्सिटी को, या फिर इस यूनिवर्सिटी को A मिला हुआ है, या इस यूनिवर्सिटी को A+ मिला हुआ है। तो इस तरह की जो है नैक रैंकिंग प्रोवाइड कराती है, ठीक है। किसको, UGC के से जो रिलेटेड जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, या नॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन जो टेक्निकल से रिलेटेड है वो वहाँ पे बना रखी है आपकी NBA भी इसी तरह का काम करती है। वहाँ पे तो क्या है, वहाँ पे तो पर्सन खुद जाता है, जो नैक का बंदा होगा वहाँ खुद जाएगा। लेकिन NBA में क्या होगा कि आपको यूनिवर्सिटी को बोल देगा कि आप सब कुछ देख लो और उसके बाद हमें आप अपना डाटा भेज दो। तो वो क्या है, उसके बाद जो फिर जब डाटा भेज देंगे तो NBA वाला पर्सन उसको सर्च कर, मतलब उसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद फिर उसको रैंकिंग प्रोवाइड करा देगा। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ, 1994 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। NBA ये किस चीज़ के लिए, टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। फिर AB देखो, AB एग्रीकल्चर के लिए, एक्रेडिटेशन बोर्ड के लिए, ठीक है। एक्रेडिटेशन बोर्ड है एग्रीकल्चर के लिए, इंडियन काउंसिल फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए 1996 में। तो ये भी यही काम करता है। फिर केब बेचारा वही आ गया, फूटी किस्मत, पहले 1920 में से खोला, फिर 23 में बंद किया, फिर उसके बाद दोबारा से 35 में इसे दोबारा से स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये बना रखे हैं। तो ये अपने क्या है, ये अपने स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसमें से पॉलिसी मेकिंग हो गया, एक्रेडिटेशन हो गया। अब आप बात करते हैं रेगुलेशन की। रेगुलेशन ऊपर से हल्का कर लेते हैं। UGC कब आया, 1953 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ। 1956 में आया, ठीक है। उसका सेटअप किया गया, एक्ट 1956 है, एक्ट 1956 है, ठीक है। लेकिन इसे सेटअप पहले कर दिया गया था 1953 में। और इसे स्टैचुरी बॉडी, देखो एक्ट तब बनता है जब वो स्टैचुरी बॉडी बन जाए, स्टैचुरी बॉडी तब बनते है जब वो एक्ट बन जाए, ठीक है। तो इसे सेटअप तो 53 में कर चुके थे, लेकिन उसके पास उस टाइम पे पावर्स नहीं थी कुछ करने की, ठीक है। तो उसे फिर एक्ट बनाया गया, तो इसके पास पावर्स भी आई। फिर यूनिवर्सिटीज़ को इसने फिर खत्म, जो फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको खत्म किया या इंप्रूवमेंट करने का इसने काम किया, ठीक है। फिर जो मेन ऑफिस है इसका दिल्ली में है, चेयरमैन अपने DP सिंह है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द UGC इंक्लूड द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्शनल लीगल एडवाइजर, ये सारे के सारे इसमें बात करता है, ठीक है। फिर UGC कीप ऑन आई, किस पे रखता है आई, अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे और कॉलेजेस पे। इट अपलोड है फेक यूनिवर्सिटीज़, ये ना लिस्ट टाइम टू टाइम जो है वो अपनी वेबसाइट पे डालता रहता है फेक यूनिवर्सिटीज़ की, भी आप फेक यूनिवर्सिटीज़ ये हैं, यहाँ से आप कोर्सेज मत कीजिएगा, ठीक है। तो UGC ये है। अब आज के टाइम पे ये 2021 का डाटा है, 1 जनवरी 2021 का, ठीक है। सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 7 जनवरी है, ठीक है, सॉरी हाँ 7 जनवरी, ठीक है, ठीक है। तो ये यूँ है 7/1/2021, ठीक है। तो ऐसे है ये, तो 7 जनवरी 2021 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आज के टाइम में 54 हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ 418, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ 125, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 370। टोटल याद रखनी है, नॉर्मल ज़्यादा मत मारना। 967 अपनी ये हैं और एक ये याद रख लेना, ठीक है। तो 54 जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और टोटल कितनी है 967। अब मेटा यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं, मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट होती है यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग दी 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। इस 12th 5 ईयर के प्लान, पहले देखो 5 ईयर प्लान हुआ करता था, 5 ईयर प्लान, ठीक है। बट अब जो है वो 12 ईयर का जो है वो 15 ईयर का प्लान बनाने लग गए हैं। उसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। भाई जब मोदी ने क्या किया कि यार ये ठीक है 5-5 साल में ना काम होता नहीं है, जब ये UN गया था ना मीटिंग्स में, तब इसने देखा कि यार 5-5 साल में काम नहीं होता, अब अपना ना जैसे पूरा दुनिया चल रही है वैसे चलेंगे। तो इसने 15 साल का प्लान बनाना शुरू किया, ठीक है। तो 12th 5 ईयर प्लान जो था उसमें इसको लेके आए थे वर्चुअल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। प्राइमरी एम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी टू शेयर रिसोर्सेज,
भाई आपके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजीज होगी, आपके रिसोर्सेज होगी, ये दूसरी यूनिवर्सिटी शेयर करते हैं, वो क्या है, वो होगी आपकी मेटा यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से शेयर करती हैं, ठीक है। फिर AICTE, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना और इसका कब आया ये, ठीक है। तो 45 में आया और फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब जितनी है ना सबकी सिर्फ फुल फॉर्म याद करनी है। CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, ठीक है। CSIR ICAR ये मेनली होती है कॉटन के लिए, ठीक है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडस्ट्री आ गई और साइंटिफिक, कॉटन के लिए होती है। CSIR आपने सुना भी होगा। ICAR एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, ICMR मेडिकल रिसर्च के लिए, MR मेडिकल रिसर्च के लिए, ठीक है। और अपेक्स बॉडी कौन सी है, बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो एक एक वर्ड से आप ध्यान रख लेना। ICMR बोल तो मेडिकल रिसर्च के लिए, फिर ICSSR बोल तो सोशल साइंस रिसर्च, फिर उसके बाद MCI बोल तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, ठीक है। फिर NCTE बोल तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। फिर है DCI डेंटल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, PCI बोले तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, सॉरी यहाँ पर DCI बोल तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर BCI बोल तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तीनों याद हो जाएंगी, खत्म। DCI डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI बोल तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI बोले तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर INC बोले तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, फिर CCH बोले तो सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, CCIM बोले तो सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन, हो जाएगा। INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल, CCH सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, ठीक है। देखो मेडिकल लाइन से काफ़ी सारे हैं तो हल्का हल्का डिफरेंस उनको याद कर लेना, ठीक है। CCIM सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन, ठीक है, काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन। फिर CA, अब ये वो वाला CA नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर, ठीक है। RC बोले तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल, खत्म हो गया याद, ठीक है। तो फुल फॉर्म याद करने, ज़्यादा कुछ मत्था नहीं मारना। अब स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन रिकमेंड बाय द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने इसे रिकमेंड किया। स्टेट काउंसिल हैव सेट अप स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, SCHE के अंडर ये इसे किया गया। फिर ये महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल, महात्मा गांधी ने किसकी बात करी थी, रूरल इंस्टीट्यूट्स की, याद हो तो जाकिर हुसैन कमेटी, ठीक है। तो 1995 में इसे लेके आए, फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री एजुकेशन काम करेगी, ठीक है। ये नई तालीम अपन ने पढ़ी थी वहाँ पे, नई तालीम और बुनियादी तालीम, जाकिर हुसैन कमेटी महात्मा गांधी के उस पर फिलोसफी बेस्ड थी, ठीक है। फिर गांधी ने फिलोसफी पे ये बेस्ड है, ठीक है। फिर इग्नू, अब इग्नू के बारे में आपने सभी ने लगभग सुना होगा, ये नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसकी भी फुल फॉर्म मेनली याद करनी है अपन ने, ठीक है। और ये आया कब, 1985 में। बस दो चीज़ें, इंटरनेशनल गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आया कब, 1985 में, ठीक है। बस इसमें ये प्रोग्राम्स वगैरह लेके आए थे, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन वगैरह हो गया। तो ज्ञानवाणी बोले तो ये रेडियो के थ्रू जो करवाया करते थे वो चीज़ें होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे इग्नू के थ्रू आप क्या करते हो कि एडमिशन ले लो, आपके पास बुक्स वगैरह आ जाएंगे, आप घर बैठ के पढ़ो और एग्जाम जाके आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में कहीं ना कहीं आपका सेंटर आ जाएगा और वहाँ जाके आप एग्जाम दे हो, ठीक है। तो इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इंटरनेशनल एक्टिविटी भी इस तरह की करती हैं भी। बिसाइड प्रेफरेंस इन द मैनी कंट्रीज, इग्नू इज ऑफरिंग डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम कोलैबोरेशन विद यूनेस्को UN वालों के साथ, ठीक है, एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। इग्नू प्लेज एन एक्टिव रोल इन सार्क फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, एंड ग्लोबल मेटा नेटवर्क। तो इतना कुछ खास नहीं है, बस यूँ याद रख लेना कि इंटरनेशनल एक्टिविटी है, ये यूनेस्को के साथ जो है मिलकर काम करती है। फिर है सशक्त। अब सशक्त वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल वाज लॉन्च्ड 30 अक्टूबर 2006 टू फैसिलिटेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए इसे यहाँ पर लेके आए, ठीक है। कि कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। सशक्त, आपको सशक्त बनाएंगे फ्री में, सशक्त बनाएंगे फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लेके आए, ठीक है। यहाँ पे हर एक जो वो थी आपकी यूनिवर्सिटीज़ है या एरियाज़ हैं, उन्हें हाई स्पीड नेटवर्क से बांधने की यहाँ पे बात करेगी। अभी आप वहाँ पे वाईफाई वगैरह भी लगवाओ, तो सशक्त करो, मतलब कि आपको सब कुछ वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएं, ठीक है। फिर है NIRF, सबसे मतलब मेरी फेवरेट जो PPT कहता हूँ वो है NIRF, ठीक है।
सब कुछ भूल जाओ, मैं आपको, ठीक है, बस ये ग्रीन ग्रीन वाली चीज़ याद रखना, ये स्लाइड बाद में देख लेना, मैं आपको मेन स्लाइड पे लेके जाता हूँ जो मेन है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो आपने ये देखो, ये ब्लैक वाले लिखे हुए ना, इन्हें याद नहीं करना, अपन ने सिर्फ ये फर्स्ट वाली याद करनी है, ठीक है। तो अभी 2021 की नहीं आई है, ये 2020 के अकॉर्डिंग है, 21 की नहीं आई, 21 की आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन ये 20 की है तो याद करो, कुछ खास फर्क नहीं होगा क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना ही रहा है, तो कुछ खास फर्क नहीं होगा, ठीक है। देखो अब ओवरऑल में सबसे अच्छा कौन, माँ, ओवरऑल में सबसे अच्छा कौन, माँ, मद्रास की यूनिवर्सिटी, IIT साइंस यूनिवर्सिटी। देखो लिंक करते चलना, सिर्फ इसी स्लाइड में सब कुछ है, ठीक है, मजा आएगा। ओवरऑल में सबसे बढ़िया माँ, सबसे अच्छी माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा कि बेटा जाके ना इंजीनियरिंग कर ले, जाके इंजीनियरिंग कर ले, IIT टेक्नोलॉजी मद्रास सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी कौन, माँ ने क्या कहा कि इंजीनियरिंग कर ले, ठीक है। यूनिवर्सिटी में बेंगलोर सबसे बढ़िया, यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बढ़िया बेंगलोर, और बेंगलोर के साथ साथ मतलब यूनिवर्सिटी में सबसे बढ़िया बेंगलोर, और लॉ का जो है वो भी बेंगलोर, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है वो बेंगलोर, याद रहेगा, यूनिवर्सिटी का और लॉ का, ये दोनों के दोनों बेंगलोर। अब बात आती है कॉलेज की। आप कॉलेज में बैठे थे, कॉलेज में बैठे बैठे ना मरिंडा पी रहे थे, कॉलेज में बैठे बैठे मरिंडा पी रहे थे, मरिंडा पीते पीते ना आपने देखा कि यार फार्मेसी की एक लड़की है, फार्मेसी की एक लड़की है, उस पर दिल आ गया। अब वो क्या बन गई, वो हमदर्द बन गई, जामिया हमदर्द, ठीक है। मरिंडा पी रहे थे, हमदर्द बन गई। अब दोनों की मिलकर मैनेजमेंट अच्छी होगी। अब मैनेजमेंट ऑब्वियस है, मैनेजमेंट सब किसकी अच्छी है, अहमदाबाद, कहने की, या जैसे भी आपको जैसे भी ठीक लगे, मतलब पर्सनल मतलब ना, तो अहमदाबाद वाले जो लोग हैं उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, ठीक है। तो वहाँ पे क्यों मतलब अच्छी क्यों है, क्योंकि वो बिजनेसमैन हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे इसलिए कहते हैं कि उनकी मैनेजमेंट जो है वो अच्छी है पैसों के मामले में, ठीक है। अब मेडिकल लाइन में कोई भी एम्स को फेल कर नहीं सकता, तो एम्स आपका न्यू दिल्ली में। आर्किटेक्चर में सारा दिन खड़ होती है ना, तो खड़गपुर, ठीक है। तो खड़गपुर, IIT खड़गपुर जो है वो आर्किटेक्चर होगी, ठीक है, खत्म। सारी यूनिवर्सिटी आपको सारी की सारी जो है वो रैंकिंग्स याद होगी। तो NIRF की पहली बात देखो, NIRF की रैंकिंग तो वो रैंकिंग तो कर लेंगे, NIRF की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, रैंकिंग से याद रहेगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। सबसे बढ़िया में कौन, माँ ने क्या कहा, इंजीनियरिंग कर लो, यूनिवर्सिटी और लॉ बेंगलोर के अच्छे, कॉलेज में मरिंडा पी, फार्मेसी में हमदर्द मिल गई, मैनेजमेंट दोनों की अच्छी है अहमदाबाद में, मेडिकल में एम्स को फेल नहीं कर सकता, और आर्किटेक्चर में खड़खड़ होती है तो खड़गपुर, खत्म। NIRF की रैंकिंग जो है आपको वो याद हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन, थोड़ी सी और रह गई है, ठीक है। प्रोफेशनल एजुकेशन, दीज कोर्स डू नॉट प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन, देयर फोकस इज ऑन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो प्रोफेशनल एजुकेशन ना ये प्रोवाइड करती है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी, ठीक है। मेडिकल कोर्स, टीचिंग कोर्स, लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज की बात आती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे बात प्रोफेशनल बनने के लिए आपको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल बेस्ड में भाई स्किल को डेवलप करने के लिए, जैसे कि आपको कोई डिप्लोमा करवा दिया, कोई डिग्री करा दी, वेबसाइट डेवलपमेंट वाला कोर्स करवा दिया, वो क्या है आपकी स्किल को अच्छा करने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराना। फिर है टेक्निकल एजुकेशन, जैसे कि बीटेक वाले हो गए, ठीक है, तो या एमटेक वाले, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराना। दीज कोर्स एम्फेसिस ऑन टेक्निकल एजुकेशन अबाउट द मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स, जो गैजेट्स सिखा देना उनको, वो आपकी टेक्निकल एजुकेशन में आती है, ठीक है। फिर टेक्निकल एजुकेशन स्क्रीनियो इन इंडिया, तो अभी क्या है, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज वाज स्टैब्लिश्ड कब किया गया था, उत्तर प्रदेश में 1947 में, कहाँ पे, रुड़की में, ठीक है। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में 1847 में, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज आर ओपनड बाय अबाउट 1856 इन 3 प्रेसिडेंसी हमने कहीं और भी पढ़ा था, याद हो तो पॉलिसीज में पढ़ा था, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, तीनों जगह पे यूनिवर्सिटीज खोली गई थी, ठीक है। फिर मैनी टेक्निकल कोर्सेज वर ऑल्सो स्टार्टेड एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ बनारस, जो आपकी बनारस में है उसे वहाँ पे भी खोली गई थी, ठीक है। ग्रेट एफर्ट किया था पंडित मदन मोहन मालवीय के थ्रू 1917 में। मैनी अदर कोर्सेज ऑल्सो स्टार्टेड, बंगाल इंजीनियरिंग कोर्सेज शिलपुर इन 1930। तो कुछ खास नहीं है, बस मेनली फर्स्ट पॉइंट आप याद रखना कि रुड़की में जो है वो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था, कहाँ, रुड़की में, बोले तो आपका यूपी उत्तर प्रदेश में 1847 में, ठीक है। अब AICTE अपन ने पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में, क्या है AICTE, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए 1945 में इसे अपन लेके और एडवाइजरी बॉडी के थ्रू, और 1997 में इसे अपन ने सेटअप कर लिया और एक्ट बना दिया। अभी स्टैच्यूटरी बॉडी मैंने आपको बताया कि जब कोई भी
एक्ट बन जाता है, किसी भी चीज़ का एक्ट बन जाता है, तो वो डिपार्टमेंट या वो जो इंस्टीट्यूट होता है वो स्टैचुरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, 7 रीजनल ऑफिस हैं, और इसका न्यू रीजनल ऑफिस कहाँ पे है? हैदराबाद में। पेरेंट एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है। ठीक है, एजेंसी ये अनिल याद, मतलब कोई खास नहीं है, अनिल वगैरह याद कर सकते हो तो कर लेना। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए मेनली AICTE को लेके आए। इन सभी की फुल फॉर्म और इनका डेट ये थोड़ा थोड़ा याद करना। 45 में इसे सेटअप किया गया। ठीक है, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन खत्म। अब MHRD की कुछ फंडेड इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से? एक तो आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस्ड। तो 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, सेंट्रल में जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और सेल्फ फाइनेंस में कुछ स्टेट करेंगी और कुछ खुद करेंगे। ठीक है, तो वो बात है। अब यहाँ पे IIT अपने पास 23 हैं, IIM 20 हैं, IISc बोल दो साइंस वाले 1 हैं, फिर ये SER 7 हैं, NITs 31 है, IITs 5 है, NITTRs 4 हैं, अदर्स क्या हैं? 11 हैं। तो IIT मेनली इसमें आप IIT याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद NITs याद कर लेना बस, और कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात आती है IIT 23 हैं। ठीक है, तो IIT की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IISc की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, NIT की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिर्फ फुल फॉर्म, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर IIITs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIT बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, NITTRs नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स। ये ना ये क्वेश्चन आया हुआ पहले भी, तो यहाँ पे जब टीचर्स की बात होती है तो वो चीज़ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च की बात है। ठीक है, अब बात आती है वैल्यू एजुकेशन की। अब वैल्यू एजुकेशन या एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, ये बच्चों को क्यों सिखाई जाती है या क्यों जरूरी है? ठीक है, वो चीज़ है। अब वैल्यू एजुकेशन कैन बी क्लासिफाइड एज एक्वायर्ड वैल्यूज एंड इनिटेट वैल्यू। ठीक है, तो जो आपकी इनिटेट वैल्यू होती है जो खुद के अंदर से निकलती है, एक्वायर्ड वैल्यूज आर लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो जो आप ये इस तरह की वैल्यूज हैं वो एक्सपीरियंस के थ्रू आप सीखते हैं। ठीक है, मोरल जजमेंट, कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड एम्पैथी, तो ये क्या है वैल्यूज जो है वो अफेक्ट होती हैं इनके थ्रू। ठीक है, टीचर शुड एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, यहाँ पे टीचर जो है एक फैसिलिटेटर के थ्रू ही फैसिलिटेटर की ही भूमिका निभाएगा, एंड एज एजेंट टू इंक्लूड गुड वैल्यूज इन स्टूडेंट्स। द टीचर शुड अप्रिशिएट स्टूडेंट्स फॉर गुड बिहेवियर, टीचर जो है उनकी गुड बिहेवियर का अप्रिशिएशन करेगा। शुड नॉट एनकरेज बैड बिहेवियर को एनकरेज नहीं करेगा। इफ ए टीचर इग्नोर अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, अगर वो बिहेवियर अनरीजनेबल बिहेवियर को इग्नोर कर देता है स्टूडेंट के, तो वो क्या है वो एनकरेज होगा उस तरह के बिहेवियर को अपनाने के लिए। ठीक है, तो गुड मोरल वैल्यूज बिलीव्स टॉट टू स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली, तो इस तरह की जो मोरल्स हैं या बिलीव्स हैं वो क्या है वो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया, सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल एजुकेशन होगी, तो ये सारी एजुकेशन जो है आपको वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब यहाँ पे बात आती है की डेवलपमेंट वैल्यू एजुकेशन में, तो नेशनल कमीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही खोला गया। डेट्स की कोई मतलब थोड़ा सा इसको देख लेना। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 52 से 53 आज़ाद होते ही। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 62 में, फिर एजुकेशन कमीशन 64 से 66 में, फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86 में। याद है सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में, फर्स्ट कब आई 68 में। ठीक है, कमेटी रिपोर्ट, ये सारी अपनी रिपोर्ट्स जो है वो पढ़ी हुई हैं, अभी पर पढ़ के आए हैं। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ें जो अपन पढ़ के आ चुके हैं। डेवलपमेंट मतलब इन्होंने ये इंस्टीट्यूशंस थे या जो इन चीज़ों को अपन लेके आए, इन पॉलिसीज़ को, इन्होंने वैल्यू एजुकेशन को डेवलप करने में बहुत सारी मदद करी थी। ठीक है, फिर मेन इश्यूज़ क्या आते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी। अब ट्रेडिशन में क्या होता है, ट्रेडिशनल में ना गुरुकुल्स में जाया करते थे या फिर जो है वो गुरु के पास बैठ के पढ़ा करते थे, तो वहाँ पे जो है वो एक लिंक बनता था अच्छा। लेकिन मॉडर्निटी में क्या है, आप वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे। ट्रेडिशन के टाइम पे तो ना कोई गाली गलौज थी, ना कोई लड़ाई झगड़ा था, लेकिन आज मॉडर्न टाइम में क्या है, आपको कुछ बुरा लगा आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, आपको कुछ बुरा लगा आपने फेसबुक पे
अपना पोस्ट कर दिया। तो वो क्या है, वो एक भावना ही नहीं रही। अब वो भावना ही नहीं रहेगा। अगर किसी को बुरा लगा, अगर पुराने टाइम में किसी को कोई चीज़ बुरी भी लगती थी तो वो डायरेक्ट जाके मुंह पे बोलता था और वो बातें क्लियर करता था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे वो चीज़ नहीं रही। ग्लोबलाइजेशन, अब वैल्यू एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन पे क्यों इफेक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ऑब्वियस है, हर कल्चर का एजुकेशन सिस्टम या हर कल्चर की चीज़ें हमारे पास आएंगी तो हम भटकेंगे, हम डाइवर्ट होंगे, ठीक है। तो डाइवर्सिटी, उसके बाद फिर है डाइवर्सिटी बोलते वही चीज़ फिर से भाई आप जो है वो डाइवर्सिटी मतलब हर एक चीज़ जो आपके पास निकल के चीज़ें वो आ रही हैं और आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे करें, ठीक है। भाई विविधता है आपके पास, ठीक है, आप वो चीज़ काम नहीं कर सकते। फिर है उसके बाद इंक्लूसिविटी, बोल तो समावेशिता। भाई आप क्या करते हो, यहाँ पे बात करते हैं भाई हेल्दी सोसाइटी की, ठीक है। ऑल इट्स मेंबर्स फील, भाई कोई भी जो बंदा है वो मतलब यूँ कह लो कि आप रिलीजन को या फिर जेंडर को यहाँ पे लेके आ सकते हो, तो वहाँ पे वो चीज़ है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर एनवायरनमेंट के, अभी बच्चों का एनवायरनमेंट से लगाव नहीं है, ठीक है। लोग पेड़ लगाते कम है, कटवाते ज़्यादा हैं। एक्सप्लोरिंग दी वर्ल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। फिर मास मीडिया एंड सोशल मीडिया, अब मास मीडिया एंड सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अपने लाइफ में। आप सोशल मीडिया का आपकी लाइफ में बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। आप किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो और नेगेटिव वे में भी। तो एक मीडिया ना एक ऐसा मतलब यूँ कह लो कि एक तंत्र मंत्र कह लो या कुछ ऐसी टेक्निक है जो किसी भी चीज़ को बुरी बना सकती है और किसी भी चीज़ को अच्छी बना सकती है मिनटों में, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं इस रिलेटेड। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है? Environmental education is also important for other forms of education. It makes the students aware of the environmental issues and their causes and effect. Students will also come to know about the remedial measures. भाई इनको बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें एनवायरनमेंट पे ज़रूरी है, क्यों हम पेड़ पौधों की केयर करें, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो उसके कॉजेज़ हैं उनसे अवेयर करवाएं बच्चों को, ठीक है। उनके जो कॉजेज़ हैं या इफ़ेक्ट हैं या फिर रेमेडियल मेजर्स हैं या नेचुरल हैज़ार्ड्स हैं, कैसे इन चीज़ों से हम मिटिगेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी बताना पड़ेगा कि इन चीज़ों एनवायरनमेंट अगर सही होगा तो हम इन चीज़ों से भी बच सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आती है हायर एजुकेशन इन इंडिया में? लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ठीक है। आपको भी पता है, वो मुझे पता है कि क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता। बेसिक ऑफ एजुकेशन, बेस मजबूत नहीं करते, डायरेक्ट अपर जाने की बात करते हैं। गैप इन दी एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज बहुत कम है हमारे पास। लो क्वालिटी एंड फेक इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे फेक इंस्टीट्यूट्स बने पड़े हैं जो धक्के से पढ़ाए जा रहे हैं, उनके पास कोई भी एक्रेडिटेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, जो आज भी कुछ गाँव में बच्चे हैं वो यूपी बिहार में चले जाओ तो आज भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कमी है, नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं या पढ़ाया ही नहीं जा रहा, टीचर आता है अपना चला जाता है, सो जाता है, तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है हायर एजुकेशन में, ठीक है। अब ये ऐशे की कुछ ये जो है वो रैंकिंग ये भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो 2010-11 में विद दी रेफरेंस फिलिंग द डाटा कैप्चर फॉर्मेट 30 सितंबर ऑफ द एकेडमिक ईयर टू बिल्ड ए रोबस्ट डाटाबेस। तो इसने रोबस्ट डाटाबेस किया। इसने का काम क्या कि हाउ मच, कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने कॉलेजेस हैं और कितने एनरोलमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसने 2018-19 की इसका एक डाटा है। तो यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं? 993 हैं, ठीक है। कॉलेजेस इसके पास इतने हैं, स्टूडेंट्स 3.73 करोड़ हैं, टीचर्स 14.16 लाख। देखो 3.73 करोड़ पे 14.16 लाख टीचर्स, सिर्फ इतने हैं टीचर्स, ठीक है। फिर जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1 है, पीपल टीचर रेशियो 29 है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ये याद कर लेना 26.3 बोलो 26.3। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना है? 26.3, ये याद कर लेना, ठीक है। अब कुछ इनिशिएटिव हैं, लास्ट स्लाइड है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अब यहाँ पे कौशल विकास मतलब आपका विकास करने के लिए यहाँ पे कुछ योजनाएं लेके आए हैं, ठीक है। फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्किल को डेवलप करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम को प्रोवाइड कराना टू एनेबल ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्रियल एलिमेंट, वही मेक इन इंडिया वाली, ठीक है। फिर है ज्ञान, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। फुल फॉर्म देखो सबकी इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, ठीक है। यूज द नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन एंड साइंटिस्ट
एक्सेलरेट द पेस ऑफ क्वालिटी रिफॉर्म। अब यहाँ पे ज्ञान में बात करी गई है क्या, क्वालिटी की बात करी गई है कि आप क्वालिटी पे फोकस करें, ठीक है। इनिशिएट द प्रोग्राम अंडर द कोलैबोरेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, तो यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ, ठीक है। कैंपस कनेक्ट काफ़ी ज़्यादा मेन है, क्योंकि यहाँ पे ना कैंपस को कनेक्ट करने की बात करी गई है। भाई यहाँ पे आप कैसे एक यूनिवर्सिटी को या एक कॉलेज को कैसे आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो NIMCIT यहाँ पे इसे लेके आए हैं, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। ये जो फुल फॉर्म है ना, ये मॉक टेस्ट में, एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर के देखोगे तो वहाँ पे आया हुआ है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, NME, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन की बात चल रही है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू, किसके थ्रू, ICT के थ्रू, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हो गया याद। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT हो गया। प्रोवाइड कराते हैं कनेक्टिविटी अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ एक्सेस डिवाइस टू द इंस्टीट्यूशंस एंड लर्नर्स, तो वही डिवाइसेस के थ्रू या जो है आपका वाईफाई लगवाने की यहाँ बात करी गई है। और मिशन क्या है, कनेक्ट करना 419 यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस को 25,000 प्लस कॉलेजेस एंड पॉलिटेक्निक्स इन द कंट्री हैज़ बीन एनविस्टेज्ड टू बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे इनकी बात करी गई है, इन इतने यूनिवर्सिटीज़ और इतने कॉलेजेस को आप कनेक्ट करो। नेशनल ई लाइब्रेरी, अब यहाँ पे ई लाइब्रेरी क्यों लेके आए, ई लाइब्रेरी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाती। आप लाइब्रेरी में जाओ, आप उनको सर्च करो, बहुत मत्था मारो, कई बुक तो मिलती नहीं हफ्ता, जिस चीज़ की जिस बुक की आपको ज़रूरत होगी वो बुक मिलती नहीं है। आप फिर टाइम निकल जाता है, फिर कहीं भटकी बुली मिल जाती है अपने को। लेकिन इस चीज़ को हटाने के लिए, इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ई लाइब्रेरी को लेके आए, ताकि हर एक बच्चे को हर एक बुक प्रोवाइड हो सके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और हर एक तरह की बुक, ठीक है। तो प्रोवाइड किया एजुकेशनल रिसोर्सेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो भी आपका एजुकेशनल रिसोर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया गया। सपोर्ट एंड एनहांस एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन, एफिशिएंट एक्सेस टू क्वालिटी ई कंटेंट टू वेरियस लर्नर्स विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड लैंग्वेजेस। तो ये क्या क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे बात करें, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन कैसे होगा, आप जो ई कंटेंट, वो उन्होंने क्या किया, आपको हर तरह के कंटेंट, हर तरह का रिसोर्स, हर तरह की बुक आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। फिर मैंडेटरी एक्रेडिटेशन, अब एक्रेडिटेशन बोर्ड आपने पढ़ लिया, NAC है, NBA, AB है। NAC किसके लिए, अपना UGC वालों के लिए, मतलब जो भी एजुकेशन वाला है, भाई आपको BCom है, MCom है, MA है या फिर BA है, तो ये वाली जो है उनके लिए जो क्या है, मतलब नॉन टेक्निकल के लिए आप कह सकते हो, तो उनके लिए क्या है NAC, ठीक है। NAC एक्रेडिटेशन देता है। NBA किसके लिए, टेक्निकल के लिए। AB किसके लिए है, एक्रेडिटेशन बोर्ड एग्रीकल्चर वालों के लिए, ठीक है। तो ये जो एक्रेडिटेशन बोर्ड है ये किसके अंडर लेके आई है, अपन रूसा की फुल फॉर्म आती है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। तो राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पे उच्चतर बोले तो नेशनल हायर शिक्षा, हायर एजुकेशन, ठीक है। तो नेशनल लेवल की हायर एजुकेशन अभियान को यहाँ पे चलाया गया। फिर कौशल केंद्र, अब कौशल केंद्र में 100 दीनदयाल उपाध्याय सेंटर को यहाँ पे खोला गया, ठीक है। किस चीज़ के लिए, कौशल फुल फॉर्म है नॉलेज एक्विजिशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन एबिलिटीज एंड लाइवलीहुड। नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज को प्रोवाइड करना, नॉलेज को लेना, एक्वायर करना, एंड अपग्रेडेशन, एंड अपग्रेड होना, किस चीज़ को अपग्रेड करना, स्किल को अपग्रेड करना ह्यूमन एबिलिटीज एंड लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। तो कौशल की फुल फॉर्म है नॉलेज एक्विजिशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन एबिलिटीज एंड लाइवलीहुड। फिर है फॉर्मुलेटर, देखो एक दो बार पढ़ लोगे ना, जब चीज़ें थोड़े देर में पढ़ते रहोगे तो आप अगर भूल भी जाओ, बाई चांस भूल जाओ, वैसे तो भूलोगे नहीं क्योंकि पढ़ लोगे तो हो जाएगी याद, मगर भूल भी जाओ तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा, ठीक है। फिर है फॉर्मुलेट कोर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ इंडस्ट्री इन स्पेसिफाइड एरियाज, ठीक है। इंडस्ट्री स्पेसिफाइड एरियाज में लेके आना, ट्रेंड फैकल्टी यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात करी गई थी, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। फिर है साक्षर भारत, अब साक्षर भारत बोले तो भारत को साक्षर करना, साक्षर बोलते तो लिटरेट करना, ठीक है, उनको पढ़ाना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ अडल्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एज ए स्पेशल फोकस ऑन अनप्रिविलेज्ड ग्रुप। अनप्रिविलेज्ड ग्रुप की यहाँ पे बात करें भी, आप उनको भी साक्षर करो, जो गाँव में रह रहे हैं उनको भी पढ़ाओ। फिर है प्रगति, अब प्रगति देखो, प्रगति किसके लिए, गर्ल के लिए, गर्ल चाइल्ड की हमें बात करेंगे, किसके लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो प्रगति किसके लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, किस चीज़ के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो टेक्निकल एजुकेशन गर्ल चाइल्ड के लिए प्रगति आया। फिर है उन्नत भारत अभियान, उन्नत भारत बोले तो IIT NIT जो ये इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया विलेजेस को, इन इंस्टीट्यूशंस ने अडॉप्ट किया विलेजेस को और डेवलप किया अप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन।
ठीक है। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने अडॉप्ट किया और उन विलेजेस को डेवलप किया। फिर कनेक्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़, कनेक्ट किया कम्युनिटीज़ के साथ, और फोकस ऑन वाटर मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवलीहुड। तो इन्होंने क्या किया, वाटर मैनेजमेंट किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पे बढ़ावा दिया और लाइवलीहुड को यहाँ पे बढ़ावा दिया। ठीक है, चलिए देखो कितना अपना 1 घंटा 23 मिनट में जो है अपन ने वो सारा का सारा यहाँ पे हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसमें सिर्फ आपकी रह रही है क्या, 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है सिर्फ और सिर्फ वो रह रही है, या फिर अगर जो NIRF की अगर रैंकिंग आती है 2021 की तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए ये अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, कैसी लगी वो जरूर फीडबैक अपना प्लीज़ जरूर दीजिएगा कमेंट में। अच्छी लगी तो अच्छी बताइए, गंदी लगी तो गंदी बताइए, कोई दिक्कत नहीं, इंप्रूव इसी से होगा। ठीक है, इंप्रूवमेंट फीडबैक देखो जरूरी है, अपन कम्युनिकेशन में पढ़ा कि फीडबैक जरूरी है, फीडबैक जरूरी है ना, इंप्रूवमेंट के लिए फीडबैक जरूरी होता है। तो प्लीज़ फीडबैक अपना जरूर देना। ठीक है, और अच्छे लगे तो लाइक करना। ठीक है, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन में जरूर दबा लेना। और हाँ, ये टेलीग्राम का जो चैनल है अपने पास वो जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल पे क्या है यहाँ पे ना रेगुलर क्विज होती है। आज भी मैंने सुबह क्विज डाली। ठीक है, तो उस पर क्विज डालते हैं, उस क्विज की जो है वहाँ पे आप क्विज लगाओ, उस पर से जो आंसर आपके गलत होंगे या जो भी होगा उन क्वेश्चन को पर डिटेल में पर वीडियो में जो है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये करो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।